हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक गुप्ता और आप सुन रहे हैं हमारा चैनल क्लब जीएसटी। और ये जो वीडियो है ये रिविजनरी वीडियो हमारे आईटीसी के चैप्टर की आखिरी रिविजनरी वीडियो है। और इस रिविजनरी वीडियो में जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज ब्लॉक क्रेडिट। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में हमारे पास कंसेप्ट है ब्लॉक क्रेडिट का। कुछ ऐसे क्रेडिट्स है जिनको जीएसटी के लॉ में गवर्नमेंट ने ये बोल रखा है कि इनवर्ड सप्लाई के रिस्पेक्ट में हम आपको क्रेडिट नहीं देंगे। तो उन क्रेडिट्स को जो गवर्नमेंट स्टेट अवे ब्लॉक करके रखती है उनको हम बोलते हैं ब्लॉक क्रेडिट। और ब्लॉक क्रेडिट कौन कौन से होते हैं वो हमारे सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में जो है वो लिस्टेड है, जिसको हम यहाँ रिविजनरी वीडियो में आज रिवाइज करने वाले हैं। सो रिवीजन के लिए आप सबको पता ही है अपना क्वेश्चन बैंक हम यूज करते हैं। तो क्वेश्चन बैंक के पेज नंबर 195 को आप अपने सामने रख लेंगे। पेज नंबर 195 क्वेश्चन बैंक का वॉल्यूम 1 जो हमारा है, जिसमें आईटीसी का चैप्टर है। और ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं ब्लॉक्ड आईटीसी। रिवीजन का हमारा एज यूजुअल पैटर्न जो है वो डायग्रामेटिक रहेगा। तो आपके सामने पहला डायग्राम नजर आ रहा है। ये सबसे पहला ब्लॉक क्रेडिट जो है वो है इन रिलेशन टू कन्वेंसेस। गवर्नमेंट ने कन्वेंसेस को लेकर के जो है वो क्रेडिट ब्लॉक्ड किया है। सेक्शन 17(5)(a) अब हमारा ये कहता है जी, अगर आपकी जो इनवर्ड सप्लाई है वो इनवर्ड सप्लाई है जिसमें आपने कोई मोटर व्हीकल परचेज किया है। आपकी कोई इनवर्ड सप्लाई जो है वो इनवर्ड सप्लाई है मोटर व्हीकल की। और मोटर व्हीकल भी कौन सा? पैसेंजर व्हीकल। और पैसेंजर व्हीकल भी वो जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 पैसेंजर्स तक की है। आई एम रिपीटिंग, आपकी इनवर्ड सप्लाई जो है वो है बेसिकली एक मोटर व्हीकल आप परचेज करके लाए। मोटर व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, गुड्स व्हीकल नहीं, पैसेंजर व्हीकल। और पैसेंजर व्हीकल भी कौन सा? 13 पैसेंजर्स तक की सीटिंग कैपेसिटी वाला। तो उसके क्रेडिट्स गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर रखे हैं इन जनरल की। पैसेंजर व्हीकल 13 पैसेंजर सीटिंग कैपेसिटी वाला जो होगा उसके क्रेडिट्स ब्लॉक रहेंगे। अगर आपका पैसेंजर व्हीकल 13 पैसेंजर से ज्यादा की कैपेसिटी का है, फॉर एग्जांपल आपने कोई बस परचेस करी है जिसकी कैपेसिटी जो है वो 13 नहीं, वो 50, 60, 70 कुछ भी है, तो उसके क्रेडिट्स ब्लॉक नहीं है। आप उसके क्रेडिट ले सकते हैं। उस व्हीकल को आपने अपने बिजनेस में यूज किया, उसके क्रेडिट ले लेना। आपने अगर कोई गुड्स व्हीकल परचेस किए तो उसके कहीं कोई क्रेडिट ब्लॉक नहीं है। ट्रक वगैरह कुछ भी परचेस कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए, आपको उसके क्रेडिट भी मिलेंगे। क्रेडिट ब्लॉक सिर्फ किसके हैं? वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, पैसेंजर व्हीकल, और वो भी 13 पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी वाला। तो देखिएगा मेरे डायग्राम में मैंने हाईलाइट किया कि अगर आपने जो परचेस किया है वो परचेस किया मोटर व्हीकल, और मोटर व्हीकल में क्या परचेस किया? आपने परचेस किया है पैसेंजर व्हीकल, और पैसेंजर व्हीकल 13 पैसेंजर्स तक की सीटिंग कैपेसिटी वाला, तो उसके क्रेडिट जो है सेक्शन 17(5) में ब्लॉक्ड है। पैसेंजर व्हीकल 13 प्लस की कैपेसिटी का होगा तो ब्लॉक नहीं है, आप आईटीसी ले। अगर आपने गुड्स व्हीकल खरीदे हैं तो वहां भी क्रेडिट ब्लॉक नहीं है, आप आराम से ले। सिर्फ पैसेंजर व्हीकल और वो भी 13 कैपेसिटी वाला, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, इसमें भी उन्होंने बोला ये जो पैसेंजर व्हीकल 13 पैसेंजर्स तक की सीटिंग कैपेसिटी वाला होगा, जिसमें आपकी बेसिकली नॉर्मली जो कार वगैरह की परचेज है वो सब आ जाती है, इसके क्रेडिट्स ब्लॉक्ड हैं इन जनरल। बट कुछ लोगों को दिए जाएंगे, उनके लिए क्रेडिट ब्लॉक नहीं किया जाएगा। तो देखिएगा चेन में मैंने आगे लिखा इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। और वो एक्सेप्शंस क्या है? अगर किसी व्यक्ति ने ये 13 पैसेंजर्स कैपेसिटी वाला व्हीकल खरीदा, पर्पस उसका ये था कि उसने इस व्हीकल को यूज किया फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। उसने व्हीकल खरीदा और उस व्हीकल को खरीद के वो टैक्सेबल सप्लाई आगे दे रहा है। और टैक्सेबल सप्लाई अगर 3 पर्टिकुलर कैटेगरी की है, 3 पर्टिकुलर कैटेगरी की अगर उसकी टैक्सेबल सप्लाई देने का काम है, तो फिर वो इस पैसेंजर व्हीकल का आईटीसी ले सकता है। आई वुड लाइक टू रिपीट, पैसेंजर व्हीकल 13 कैपेसिटी वालों के क्रेडिट्स ब्लॉक्ड हैं इन जनरल। पर कुछ लोगों को मिलेंगे। कौन है वो लोग? वो लोग जो कि इस व्हीकल से आगे आउटवर्ड सप्लाई देने का काम करते हैं, आगे एक टैक्सेबल सप्लाई देते हैं। और टैक्सेबल सप्लाई कौन सी? 3 तरीके की, जिसको आप शॉर्टकट में याद रख सकते हैं बाय द वर्ड फिट, जिसमें से एफ का मतलब ये है फर्दर सप्लाई ऑफ सच व्हीकल। इससे क्या मतलब हुआ? अगर मैं व्हीकल खरीद के लाता हूं और आगे मेरी जो टैक्सेबल सप्लाई है वो टैक्सेबल सप्लाई ऐसे व्हीकल्स की ही सब्सिक्वेंट सेल करना है। मतलब मैं मोटर व्हीकल डीलर हूं, मैं व्हीकल खरीदता हूं और व्हीकल आगे एज सच बेच देता हूं, तो मेरी फर्दर सप्लाई का बिजनेस है, मुझे आईटीसी मिल जाएंगे। दूसरा वर्ड आई इसमें मतलब है इंपार्टिंग ट्रेनिंग।
आपने मोटर व्हीकल स्कूल सुने होंगे जो गाड़ी चलाना सिखाते हैं, तो ये जो मोटर व्हीकल स्कूल है, ये जो गाड़ी चलाना सिखाते हैं, इनकी टैक्सेबल सप्लाई क्या है, इंपार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग ऑफ सच मोटर व्हीकल। तो इन्होंने उस सप्लाई के लिए अगर मोटर व्हीकल खरीदे हैं तो उनको उस मोटर व्हीकल के क्रेडिट्स मिल जाएंगे। तीसरा एक्सेप्शन जो है दैट इज टी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। अब किसी का मान लीजिए रेडियो टैक्सी का बिजनेस है, वो रेडियो टैक्सी का बिजनेस कर रहा है, मतलब वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का बिजनेस कर रहा है। अगर उसने ये व्हीकल खरीदा है 13 पैसेंजर कैपेसिटी वाला अपने उस बिजनेस के लिए, तो फिर इसको जो है वो आईटीसी मिल जाएगा। वेरी इजी एंड सिंपल टू रिमेंबर, बोल देता हूं एक बार चलते चलते रिपीटिशन में। 13 पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी वाले पैसेंजर व्हीकल्स के आईटीसी ब्लॉक्ड है, बट देयर आर 3 एक्सेप्शन। अगर खरीदने वाला इस चीज को खरीद करके आगे जो टैक्सेबल सप्लाई करता है वो फिट है, फर्दर सप्लाई के नेचर में है, या इंपार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग के नेचर में है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की आउटवर्ड सप्लाई है, तो फिर उसको जो है वो आईटीसी मिल जाएंगे। ठीक है जी, ये बात हुई मोटर व्हीकल की। अब मोटर व्हीकल के अलावा वेसल और एयरक्राफ्ट, इनकी बात करते हैं। किसी आदमी ने वेसल खरीदा, शिपिंग कंपनी ने खरीदा, या किसी ने एयरक्राफ्ट खरीदा, एयरलाइंस ने खरीदा, किसी ने भी खरीदा। वेसल और एयरक्राफ्ट को लेकर के सेक्शन 17(5) कहता है जी इनके भी क्रेडिट ब्लॉक्ड हैं। अब ये वेसल और एयरक्राफ्ट चाहे गुड्स वाले हो या फिर पैसेंजर वाले हो, उससे कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। उन्होंने बोला जी इनके क्रेडिट्स भी इन जनरल जो है वो ब्लॉक्ड हैं। क्या किसी को नहीं मिलेंगे? उन्होंने बोला नहीं, कुछ एक्सेप्शंस है। इन जनरल ब्लॉक्ड है पर कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस क्या है? तो उन्होंने बोला जी 2 एक्सेप्शंस। अगर वेसल या एयरक्राफ्ट खरीद करके पर्सन जो यूज करता है वो यूज करता है फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई अगेन इन द नेचर ऑफ फिट, फर्दर सप्लाई, शिप खरीद के शिप बेचता है, एयरक्राफ्ट खरीद के एयरक्राफ्ट बेचता है, या इंपार्टिंग ट्रेनिंग, शिप चलाना सिखाता है, एयरक्राफ्ट चलाना सिखाता है, या टी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स का बिजनेस करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का बिजनेस करता है, तो फिर उस आदमी के लिए ये क्रेडिट जो है वो ब्लॉक्ड नहीं है। इसके अलावा उन्होंने बोला अगर वेसल या एयरक्राफ्ट किसी आदमी ने खरीदे, अगर वेसल या एयरक्राफ्ट किसी आदमी ने खरीदे और उसने उनका जो यूज किया वो किया फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ध्यान दीजिएगा इधर टी जो है वो भी ट्रांसपोर्टेशन का है, नीचे भी ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है, लेकिन इन दोनों में फर्क है। ऊपर वाली लाइन में जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि आप वेसल या एयरक्राफ्ट खरीद करके ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस करते हैं। आप मान लीजिए कोई जीटीए है, आप मान लीजिए कोई शिपिंग कंपनी है, आप मान लीजिए कोई क्रूज कंपनी है, तो आप इनको खरीद करके ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस करते हैं। ये ऊपर वाले टी का मतलब है। नीचे वाले में जो ट्रांसपोर्टेशन है इसका मतलब ये है कि आप वेसल या एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं और खरीद करके ट्रांसपोर्टेशन का कोई बिजनेस नहीं करते। आप जो भी बिजनेस करते हैं उस बिजनेस में आपको कुछ गुड्स और सर्विस ले जाने पड़ते हैं, आप उस गुड्स को ले जाने के लिए इन वेसल का यूज करते हैं। फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मान लीजिए एक कंपनी जो है वो एक्स बिजनेस करती है, ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस नहीं, अदर देन ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस करती है, पर उसको उस बिजनेस में गुड्स कई बार इधर से उधर ले जाने पड़ते हैं और उन गुड्स को ले जाने के लिए उसने ये वेसल खरीदा है। लेट्स सपोज रिलायंस इंडस्ट्री ऑयल एक्सप्लोरेशन के बिजनेस में है, ऑयल एक्सप्लोरेशन के बिजनेस है। अब ऑयल एक्सप्लोरेशन के बिजनेस में ऑयल एक्सप्लोरेशन अलग अलग साइट पर करने के लिए उसे बहुत सारी मशीन्स या बहुत सारे अपने इनपुट्स साइट टू साइट ले जाने पड़ते हैं और उसने उस ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये वेसल खरीदा है। तो उसने ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस नहीं किया, अपने लिए ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए खरीदा है। एक्सेप्शन एप्लीकेबल हो जाएगा और आईटीसी जो होगा वो मिल जाएगा। ठीक है जी, तो ये डायग्राम बेस आप रिवीजन रखेंगे। 2 कैटेगरी में चलना है, व्हीकल्स को अलग से बात करनी है, वेसल और एयरक्राफ्ट की जो है वो अलग से बात करनी है। अच्छा, फिर उसके बाद अगली बात आपको ध्यान में रखनी है कि कुछ केसेस में आप देख रहे हैं कि आपका आईटीसी ब्लॉक्ड हो रहा है और कुछ केसेस में आप देख रहे हैं आपका आईटीसी मिल रहा है। जनरली ब्लॉक्ड है, एक्सेप्शनली अलाउड है। अब वो कहते हैं फर्दर, जहां आपके मोटर व्हीकल वेसल या एयरक्राफ्ट का आईटीसी ब्लॉक्ड है, वहां पर उन वेसल एयरक्राफ्ट या व्हीकल की आपने कभी सर्विसिंग कराई, आपने उनका इंश्योरेंस कराया या आपने उनकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराई, उन सर्विसेज का भी आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर
वेसल एयरक्राफ्ट या फिर व्हीकल के आईटीसी ब्लॉक्ड है तो उनकी सर्विसिंग, रिपेयरिंग, मेंटेनिंग, इंश्योरेंस उनके भी क्रेडिट ब्लॉक्ड है। ऑन दी कॉन्ट्रेरी, अगर उनके क्रेडिट ब्लॉक्ड नहीं है, एक्सेप्शनल सिचुएशंस में अलाउड है, तो उन लोगों के लिए उनकी सर्विसिंग, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, रिपेयर भी जो है वो अलाउड है। उन सर्विसेज का भी वो आईटीसी ले पाएगा। तो डायग्राम में मैंने मेंशन करी सर्विसिंग, इंश्योरेंस एंड रिपेयर, मेंटेनेंस, जो शॉर्ट बन जाता है सर। तो जहां आईटीसी ब्लॉक्ड है वहां ये सर्विसेज के आईटीसी भी ब्लॉक्ड है, और जहां आईटीसी ओपन है तो वहां रिलेटेड सर्विसेज के आईटीसी जो है वो भी ओपन है। क्लियर है जी। अब आपसे कोई पूछेगा सर इन सर्विसेज, सर का मतलब यहां ये वाले सर इन सर्विसेज के क्रेडिट ब्लॉक्ड है या अलाउड है, तो आपने सिंपल सा आंसर देखना है, ये सर्विसेज जिनके लिए ली जा रही है अगर उन चीजों पर आईटीसी नहीं मिलता तो इन सर्विसेज का भी नहीं मिलेगा। क्लियर है। अच्छा, लेकिन इस बात में फर्दर दो एक्सेप्शन है। दो एक्सेप्शन जो है वो क्या है, वो ये कहते हैं अगर कोई मैन्युफैक्चरर है वो मोटर व्हीकल बना करके बेचता है, कोई मैन्युफैक्चरर है वो मोटर व्हीकल बना करके बेचता है और उसने मोटर व्हीकल का जर्नल इंश्योरेंस वगैरह कराया तो उसको उसका आईटीसी मिलेगा, वो ब्लॉक्ड नहीं है। सिमिलरली कोई अगर जर्नल इंश्योरेंस कंपनी है जो कि खुद में इंश्योरेंस सर्विस देती है पर उसने बैकएंड में री इंश्योरेंस कराया तो उसके लिए क्रेडिट ब्लॉक्ड नहीं है। दोहराना चाहता हूं, दोबारा सुन लीजिएगा। दो एक्सेप्शंस हैं, ये जो तीन सर्विसेज हैं इनके क्रेडिट, जैसा कि मैंने बताया, जहां वेसल, व्हीकल, एयरक्राफ्ट के क्रेडिट ब्लॉक्ड है वहां इन सर्विसेज के भी क्रेडिट ब्लॉक्ड है। लेकिन दो एक्सेप्शन है, अगर आप एक मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटर व्हीकल हैं, आप मोटर व्हीकल बनाते हैं, अब आपने उस मोटर व्हीकल के रिलेशन में, आप मोटर व्हीकल बनाते हैं उसके रिलेशन में अगर आपने ये सर वाली सर्विसेज ली हैं तो फिर आपको आईटीसी मिलेगा। ऐसे ही अगर आपका आउटपुट इंश्योरेंस बिजनेस का है, आप इंश्योरेंस कंपनी है और आपने अपने इंश्योरेंस बिजनेस में ये सर वाली सर्विसेज ली हैं तो इनके आईटीसी ब्लॉक नहीं है, आपको मिलेंगे। तो ये हमारे पास पहली कैटेगरी थी ब्लॉक क्रेडिट की, जो बेसिकली वेसल, एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल से रिलेटेड थी। अब इस कैटेगरी में इन जनरल जो एग्जाम में आपको अच्छे क्वेश्चंस ड्राफ्ट होकर के मिल सकते हैं, एक दो जरा वो इश्यूज मैं आपको बता देता हूं, जरा सुनिएगा। मान लीजिए एक बिजनेस एंटिटी ए लिमिटेड, इसने पैसेंजर व्हीकल खरीदे। अच्छा, ज्यादातर क्वेश्चन आपके व्हीकल्स पर पूछे जाएंगे तो व्हीकल्स वाला आप एक्सपर्टीज के साथ याद रखिएगा। मान लीजिए कंपनी ने पैसेंजर व्हीकल खरीदे, कार खरीदी है, 4 पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी की है और इस कार को खरीद करके वो आउटवर्ड सप्लाई जो करती है, उसकी आउटवर्ड सप्लाई है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। तो पूछा जा रहा है क्या इस गाड़ी के पैसेंजर व्हीकल के क्रेडिट मिल जाएंगे? तो याद रखिए चेन में पैसेंजर व्हीकल 13 तक की कैपेसिटी का होता है तो आईटीसी ब्लॉक्ड होते हैं, पर कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? अगर पर्सन की आउटवर्ड सप्लाई फिट है, अगर पर्सन की आउटवर्ड सप्लाई फिट है, फर्दर सप्लाई, ट्रेनिंग वाली सप्लाई या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, तो फिर मिल जाते हैं। और यहां क्योंकि इसकी आउटवर्ड सप्लाई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है तो इसको जो होगा वो आईटीसी मिल जाएंगे। ठीक है जी। अगर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट इसी गाड़ी को खरीदता तो क्या उसको क्रेडिट मिलते? आंसर इज नो, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो आउटवर्ड सप्लाई है वो फिट कैटेगरी की नहीं है। कोचिंग इंस्टीट्यूट तो एजुकेशन सर्विस दे रहा है, वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस के बिजनेस में नहीं है, वो इंपार्टिंग ट्रेनिंग के बिजनेस में नहीं है, वो फर्दर सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल के बिजनेस में नहीं है, क्योंकि उसकी आउटवर्ड सप्लाई फिट कैटेगरी की आउटवर्ड सप्लाई नहीं है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए इस गाड़ी के क्रेडिट जो है वो ब्लॉक्ड रहेंगे। एक तो ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो ये है, मान लीजिए एक बिजनेस एंटिटी है बी लिमिटेड, इसने खरीदा पैसेंजर व्हीकल गाड़ी 4 पैसेंजर्स की कैपेसिटी की, और इस गाड़ी को खरीद करके इसने जो आउटवर्ड सप्लाई दी, यहां बड़े अटेंटिव हो जाइएगा, बड़ा माइन्यूट पॉइंट है, कम लोग जानते हैं इसको क्लैरिटी के साथ। इसने पैसेंजर व्हीकल खरीदा और इस पैसेंजर व्हीकल को खरीद करके आगे ये जो आउटवर्ड सप्लाई करता है, जो इसका बिजनेस है वो बिजनेस है रेंटिंग का, रेंटिंग ऑफ पैसेंजर व्हीकल का। ये गाड़ियां रेंट पर देता है लोगों को। और प्लीज ध्यान में रखिएगा जीएसटी के लॉ में रेंटिंग और ट्रांसपोर्टेशन दोनों बिल्कुल अलग अलग मतलब रखते हैं। मैं आपसे कहूं कि मैं ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में हूं
तो फिर ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में मैं क्या करता हूं, पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देता हूं। अगर मैं कहूं रेंटिंग के बिजनेस में हूं तो मैं पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन नहीं करता, मैं तो सिंपली क्या करता हूं, गाड़ी किराए पर दे देता हूं। कोई आदमी आया, उसने बोला जी मैं बाहर जा रहा हूं और मुझे 4 दिन के लिए गाड़ी चाहिए, गाड़ी मैं खुद से चला के ले जाऊंगा, क्या किराया लोगे? मैंने बोला जी गाड़ी का 1 दिन का 5,000 रुपए का किराया पड़ेगा, आप 10 दिन के लिए ले जा रहे हो तो 50,000 रुपए दो और ये गाड़ी जो है वो किराए पर ले लो। ध्यान दीजिएगा, अब ये वाली सर्विस जो है ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस नहीं है, ये सर्विस कौन सी है, रेंटिंग ऑफ व्हीकल। पैसेंजर व्हीकल्स जो है वो मैंने रेंट पर दिए हैं। गोवा में अगर आपका कभी जाना हुआ हो, वैसे आपका भी जाना नहीं हुआ होगा, आप जाएंगे शादी के बाद हनीमून वाली स्टेज पर, तो गोवा में आप जाइएगा, गोवा में रेंटिंग ऑफ व्हीकल्स का बड़ा काम होता है। आप गोवा पहुंच गए, अब गोवा की सड़कें, खूबसूरत नज़ारा, आपको गाड़ी चाहिए, ड्राइव आप खुद करेंगे, आप प्राइवेसी चाहते हैं, आपको कोई टैक्सी में बैठ करके ट्रांसपोर्टेशन नहीं चाहिए, तो आपको वहां गाड़ियां किराए पर मिलती है, पैसे दीजिए, दिन के वो आपसे पैसे ले लेंगे, 2-3 हज़ार रुपए जो भी है गाड़ी के हिसाब से, और आपको गाड़ी दे देंगे। तो ये जो एक्टिविटी है दिस इज रेंटिंग ऑफ पैसेंजर व्हीकल। अब यहां बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लीज ध्यान में रखिएगा, बी लिमिटेड की आउटवर्ड सप्लाई जब रेंटिंग ऑफ व्हीकल्स है तो फिर इसकी आउटवर्ड सप्लाई फिट में कहीं भी नहीं बैठती। इसकी आउटवर्ड सप्लाई फर्दर सप्लाई ऑफ व्हीकल का काम ये नहीं कर रहा है, ये ड्राइविंग की सप्लाई के बिजनेस में नहीं है, ये ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में नहीं है। और क्योंकि इसकी जो नेचर ऑफ आउटवर्ड सप्लाई है वो फिट कैटेगरी वाली आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, तो इसको पैसेंजर व्हीकल जो इसने खरीदे हैं उसके आईटीसी नहीं मिलेंगे, इसको इसके आईटीसी ब्लॉक्ड रहेंगे। दिस इज अ वेरी फाइन डिस्टिंक्शन विच यू आर सपोज टू माइंड। अगर कंपनी ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में है और वो खरीदे गाड़ियां, उसको आईटीसी मिलेंगे, पर अगर कंपनी रेंटिंग के बिजनेस में है तो फिर उसको जो होंगे इस व्हीकल के क्रेडिट नहीं मिलेंगे। अच्छा, रेंटिंग के बारे में एक बात आपको और छोटी सी बोलता हूं बेटा, जैसे ये ऊपर वाली जो एंटिटी है ये तो टैक्सी सर्विसेज देती है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। जिन टैक्सी में ये सर्विसेज देती है वो टैक्सी ये खरीदती हैं, और कई बार अगर टैक्सी नहीं खरीद पाती तो ये टैक्सी दूसरों से रेंट पर ले लेती है। मतलब बी लिमिटेड टैक्सी रेंट पर इसको भी दे सकता है। पॉइंट क्लियर है सबको? तो ट्रांसपोर्टेशन एक अलग काम है, रेंटिंग एक अलग काम है। जो आदमी ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में है उसको ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए क्या चाहिए, कार। अब उसके पास पैसे हैं तो वो गाड़ी खरीद करके ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस करता है, अगर पैसे नहीं हैं तो फिर वो गाड़ी रेंट पर लेकर के ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस जो है वो करता है। आई होप यू आर प्रीटी क्लियर। ट्रांसपोर्टेशन एंड रेंटिंग दोनों में जो है वो फर्क है। जो ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में है उनको आईटीसी मिलेंगे, जो रेंटिंग के बिजनेस में है उनको आईटीसी नहीं मिलेंगे। अच्छा, जहां तक इस ए लिमिटेड की बात है प्लीज ध्यान में रखिएगा, ए लिमिटेड अगर टैक्सी खरीद के लाएगा तो उसने गुड्स परचेज किए हैं वो आईटीसी ले लेगा, और अगर वो टैक्सी खरीदता नहीं है, वो दूसरों से रेंटिंग पर लेता है तो उसने दूसरे से रेंटिंग की सर्विस ली है, उसको इसके भी आईटीसी मिलेंगे। वो गाड़ी खरीदता है तो गाड़ी खरीदने का आईटीसी उसे एडमिसिबल है, तो गवर्नमेंट कहती है अगर गाड़ी खरीदने पर तुम्हें आईटीसी मिलेगा तो तुम गाड़ी अगर किराए पर भी लेते हो तो तुम्हें आईटीसी मिलेगा, तुम्हारी पोजीशन अलग है। अब बात आती है बी लिमिटेड की। बी लिमिटेड रेंटिंग के बिजनेस में है। अब बी लिमिटेड रेंटिंग के बिजनेस में इसने अगर गाड़ियां खरीदी, इसको आईटीसी नहीं मिलेंगे, बिकॉज इसके लिए एक्सेप्शन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। सो ये एक अच्छा क्वेश्चन है रेंटिंग वर्सेस ट्रांसपोर्टेशन का। इसके अलावा एक दूसरा इशू, एक्सिस बैंक। इस बार के अटेम्प्ट में आप इसे मई 2020 में इसको आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्सिस बैंक, इनकी आउटवर्ड सप्लाई क्या है, बैंकिंग सर्विसेज। ये बैंकिंग सर्विसेज देते हैं बेटा। अब इन्होंने कुछ मोटर व्हीकल परचेज किए और ये जानना चाहते हैं कि जो मोटर व्हीकल इन्होंने परचेज किए क्या इनको इन मोटर व्हीकल का आईटीसी मिल सकता है। इन्होंने कुछ गाड़ियां खरीदी बेटा, तो नंबर 1 इन्होंने खरीदी है एक गाड़ी, कार 4 सीटर। तो एक पैसेंजर व्हीकल इन्होंने खरीदा है 4 सीटर, जिसका ये यूज क्या करेंगे, ये कंपनी में पर्सनल यूज किया जाएगा, डायरेक्टर्स वगैरह की ट्रैवलिंग के लिए यूज किया जाएगा। क्या इन्हें आईटीसी मिलेगा? आंसर इज नो। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज हमने समझाया पैसेंजर व्हीकल 13 तक की कैपेसिटी के आईटीसी ब्लॉक होते हैं, सिर्फ तभी मिलते हैं जब आपकी आउटवर्ड सप्लाई फिट कैटेगरी की आउटवर्ड सप्लाई हो, अदरवाइज नहीं मिलते। तो ना तो बैंक की आउटवर्ड सप्लाई फर्दर सप्लाई वाला बिजनेस है, ना ही ट्रेनिंग देने का बिजनेस है, ना ही ट्रांसपोर्टेशन ऑफ
पैसेंजर्स के बिजनेस में है, वो तो बैंकिंग के बिजनेस में है, तो अकॉर्डिंगली उन्हें इस गाड़ी के आईटीसी नहीं मिलेंगे, ब्लॉक्ड है। अच्छा, बैंक वालों ने एक वैन खरीदी, एक व्हीकल खरीदा वैन, और वैन का क्या यूज करना है इन्होंने, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैश, कैश के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इन्होंने यूज करना है। बैंक में आप डेली जानते हैं कि एटीएम्स में जो कैश आता है वो कलेक्ट किया जाता है, एटीएम्स में कैश भरा भी जाता है, कैश एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है, तो उसके लिए इन्होंने कैश वैन जो है वो एक खरीदी है। और प्लीज ध्यान में रखिएगा, व्हीकल्स के क्रेडिट से तब ब्लॉक्ड है जब पैसेंजर व्हीकल हो 13 की कैपेसिटी वाला। अगर आपका खरीदा गया व्हीकल पैसेंजर व्हीकल 13 की कैपेसिटी वाला नहीं है तो एनी अदर व्हीकल्स के आईटीसी ब्लॉक्ड नहीं है, तो आपने ये जो वैन कैश ट्रांसपोर्टेशन के लिए खरीदी है इसका आपको आईटीसी मिलेगा। दिस इज प्रोबेबल सेकंड क्वेश्चन विच मे बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। फिर तीसरी एक सिचुएशन कन्वेंस से रिलेटेड, ये सिचुएशन पूछे जाने के रिलेटिवली चांसेस कम है, बट फिर भी ये लेटेस्ट सिचुएशन है तो आप एक बार के लिए इसे भी सुन लीजिए। एक कार का डीलर है, कार का डीलर जो क्या करता है, गाड़ियां खरीदता है और गाड़ियों को एज सच आगे जो है वो बेचता है। गाड़ी खरीदी और गाड़ी आगे बेची, वो गाड़ियों का डीलर है। तो अब क्या वो जब गाड़ियां खरीदेगा उसे आईटीसी मिल जाएगा? आंसर इज यस। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि इसकी आउटवर्ड सप्लाई की जो कैटेगरी है क्या वो फिट में कहीं बैठ जाती है? ये ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस नहीं करता, ये ट्रेनिंग देने का बिजनेस नहीं करता, बट क्या ये फर्दर सप्लाई उस व्हीकल की एज इट इज करने का बिजनेस करता है? आंसर इज यस। तो अकॉर्डिंगली कार के डीलर को जो है वो डेफिनेटली जो गाड़ी उसने परचेज करी है उसका आईटीसी मिलेगा। इस पॉइंट में कुछ स्पेशल नहीं था, स्पेशल अब अगला पॉइंट है जो इसकी कनेक्टिविटी में है। आप किसी भी बड़ी गाड़ी के शोरूम पर जाएं, किसी भी बड़ी गाड़ी के शोरूम पर जाए, बड़ी क्या आप छोटी वाले की किसी भी गाड़ी के शोरूम पर जाए, तो वो जब आप गाड़ी देखने जाते हैं ना, पसंद करने जाते हैं कौन सा मॉडल चाहिए, तो आपको गाड़ी जब पसंद आती है तो जनरली आप उनसे ये भी कहते हैं जी इसकी मुझे ड्राइव मिल सकती है क्या, टेस्ट ड्राइव मिल सकती है, और शोरूम वाला आपको टेस्ट ड्राइव देता है। अब वो जो टेस्ट ड्राइव देनी होती है ना, उसके पास तो डेली कस्टमर आते हैं, तो वो एक गाड़ी अपनी निकाल करके रखता है जिसको वो टेस्ट ड्राइव लोगों को देने के पर्पस के लिए यूज करता है। तो सुनिएगा, अब ये जो हमारा कार डीलर था इसने क्या किया था, इसने एक गाड़ी और कंपनी से ली थी जिसको वो टेस्ट ड्राइव के लिए यूज करता था। इस गाड़ी को मैं सिंप्लिसिटी के लिए नाम दे रहा हूं डेमो कार। क्या नाम दे रहा हूं? डेमो कार। इस गाड़ी को वो अलग से खरीद के रखता था कि भाई इस गाड़ी को बेचना नहीं है, इस गाड़ी को तो लोगों को टेस्ट ड्राइव देने के लिए जो है वो यूज करना है। अब इसने क्या किया, ये जो डेमो कार थी इसका भी आईटीसी बुक कर लिया। देखिएगा, जो ये गाड़ियां थी ये क्यों खरीदी गई थी, बिकॉज ये तो खरीद करके बेचनी थी, उसने इसका भी आईटीसी लिया। और फिर ये जो डेमो कार थी ये उसने बेचनी नहीं थी, ये उसने टेस्ट ड्राइव के लिए यूज करनी थी, उसने इसका भी आईटीसी ले लिया। बहुत मजेदार केस स्टडी है, जरा देखना। अब जब इसने इसका भी आईटीसी ले लिया तो इसका जो जीएसटी ऑफिसर था उसने उसको इस गाड़ी के आईटीसी लेने पर उसको एक नोटिस भेज दिया, और ऑफिसर का ये कहना है कि तुमने ये जो डेमो कार का आईटीसी लिया है ये तुमने गलत लिया है, डेमो कार का आईटीसी तुम्हें एडमिसिबल नहीं है। जीएसटी ऑफिसर इस कार डीलर को कह रहा है जो तुमने बेचने के लिए गाड़ियां खरीदी उसका तो आईटीसी ठीक है, बट इस डेमो कार का आईटीसी जो तुमने लिया वो सही नहीं है। पूछा जा रहा है क्यों सही नहीं है, तो उसने बोला जी देखो, आपको क्रेडिट पैसेंजर व्हीकल 13 कैपेसिटी वाले ये जो गाड़ी वाड़ी होते हैं इनके तब अलाउड है जब आपकी आउटवर्ड सप्लाई वो फिट की कैटेगरी में हो। तुमने इस गाड़ी का यूज किसी आउटवर्ड सप्लाई को देने के लिए नहीं किया, ये तो तुम टेस्ट ड्राइविंग के पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, तो अकॉर्डिंगली इसका आईटीसी नहीं बनता। तुमने आईटीसी लिया तो तुम्हारा केस हो गया आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड, और क्योंकि ये रॉन्गली अवेल्ड है तो मैं इसका क्रेडिट तुमसे रिकवर करूंगा एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 73 और 74। याद आया, 73 में ऑफिसर तब एक्शन लेता है जब उन्हें लगता है आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड है फॉर बेनाफाइड रीजंस, बोनाफाइड कोई मिस्टेक हो गई, और 74 तब ऑफिसर लगाता है जब उसको यह लगता है कि पर्सन ने आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड किया है बाय मेलाफाइड रीजन। एंड ऑफिसर ये कह रहे हैं तुमने डेलिबरेटली इस क्रेडिट को लिया है जो नहीं बनता था, तो तुम मेलाफाइड हो, फ्रॉडलेंट हो, तो अकॉर्डिंगली मैं शोकॉज नोटिस भेज रहा हूं तुम्हें और मैं डिमांड निकाल रहा हूं इस आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड को रिकवर करने के लिए। अच्छा बेटा, अब ये बड़ा एक स्पेशल केस है, सुनिएगा। अब ये जो कार डीलर था जिसको इस डेमो कार के आईटीसी के ऊपर शोकॉज नोटिस आया,
इसने अपना आर्गुमेंट ये रखा, ये बोला जी एक्चुअली मेरी बात सुनिएगा, मैंने इस डेमो कार का आईटीसी जो लिया है वो इस वजह से लिया है क्योंकि मेरी एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस है, मेरी एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस है, और वो प्रैक्टिस ये है कि जो भी डेमो कार मैं खरीदता हूं उसको मैं 2 साल डेमो देने के बाद एज अ सेकेंड हैंड कार बेच देता हूं। WDP रिटर्न डाउन वैल्यू पर मैं इस गाड़ी को जो है वो बेच देता हूं। आज ये गाड़ी टेस्ट ड्राइव में यूज हो रही है, ये हमेशा नहीं यूज होगी, मैं हर 2 साल बाद दूसरी नई डेमो कार लाता हूं। तो ये जो मैंने डेमो कार खरीदी, आईटीसी लिया, 2 साल के बाद मैं इस डेमो कार को बेचूंगा, और जब मैं इस डेमो कार को बेचूंगा तो उस टाइम पर मैं इस डेमो कार के ऊपर जीएसटी तो पे ही करने वाला हूं। तो उसने बोला ये डेमो कार मैंने क्यों खरीदी है, बाद में बेचने के लिए, और क्योंकि मैंने बाद में बेचने के लिए खरीदी है तो मैंने फर्दर सप्लाई वाली एक्टिविटी ही तो करी है, और अगर मैंने फर्दर सप्लाई वाली एक्टिविटी ही करी है तो फिर मुझे आईटीसी मिलना चाहिए। उसने बोला ऊपर भी मैंने गाड़ी खरीद करके बेची थी, फर्दर सप्लाई का केस था आपने दिया, नीचे भी मैंने डेमो कार खरीद करके बेची है, फर्दर सप्लाई की एक्टिविटी करी है। फर्क सिर्फ यही है कि ऊपर वाले केस में नई गाड़ी खरीदी थी, नई बेच दी थी, नीचे वाले केस में नई खरीदी थी, डेमो के पर्पज के लिए यूज करने के बाद एज अ सेकेंड हैंड कार बेच दी है। मुझे इस केस में भी आईटीसी जो होगा वो मिलेगा। ऑफिसर का कहना था नहीं भाई साहब, जो फर्दर सप्लाई है उसका मतलब यह आप गाड़ी खरीदते हैं और उस गाड़ी को एज इट इज बेच देते हैं तो आईटीसी मिलेगा। अगर आप गाड़ी खरीद के उसे डेमो पर्पसेस के लिए यूज करते हो और फिर बेचते हो तो उस केस में फर्दर सप्लाई से नहीं समझा जाएगा और आईटीसी नहीं मिलेगा। अब बेटा इस बात के ऊपर लड़ाई हो गई कि फर्दर सप्लाई का मतलब क्या है, क्या जब गाड़ी खरीद करके एज इट इज बेची जाएगी विदाउट एनी यूसेज तो ही वो फर्दर सप्लाई होगा, या डेमो के लिए यूज करने के बाद बेची है तो उसे भी फर्दर सप्लाई जो है वो माना जाएगा। अब इस पर अलग अलग एक्सपर्ट्स के अलग अलग व्यू थे। कुछ का कहना था यूज करके बेचोगे तो वो फर्दर सप्लाई जैसा नहीं होना चाहिए, वहां आईटीसी नहीं मिलना चाहिए, बट कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे थे एसएससी के फेवर में नहीं, यूज करके भी बेची तो सही, आईटीसी वहां भी मिलना चाहिए। डिवीजन ऑफ ओपिनियन है, डाइवर्जेंट ओपिनियंस है। एक लेटेस्ट एडवांस रूलिंग आई एएम मोटर्स के केस में। एएम मोटर्स अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने एक रूलिंग दी है जो बिल्कुल लेटेस्ट है। एग्जाम में वैसे चांसेस कम है कि डिस्प्यूटेड इशू आपसे पूछेगा, बट फिर भी नॉलेज के लिए आपकी अच्छी रहेगी, आप सुन लीजिए। और एएम मोटर्स के केस में अथॉरिटी ने एसएससी के फेवर में रूलिंग दे दी और कहा जी अगर ये डेमो कार का आईटीसी लेता है तो गलत नहीं है, इसने डेमो कार अल्टीमेटली बेचनी है, हम तो इसे भी फर्दर सप्लाई एक्सेप्ट करेंगे और इसको इसका आईटीसी मिलेगा। क्लियर है जी। तो ये इश्यूज हमारे पास मोटर व्हीकल से रिलेटेड प्रोबेबल इश्यूज जो एग्जाम में पूछे जा सकते थे वो यहां पर कवर होते हैं। ठीक है जी। इसके बाद और क्या आईटीसी ब्लॉक्ड है, तो क्वेश्चन बैंक में पेज नंबर 198 पर हम आते हैं। और आईटीसी जो ब्लॉक्ड है वो सुनिएगा, डायग्राम पर फोकस रखिएगा। 17.5 में फर्दर ये प्रोवाइडेड है कि अगर फूड एंड बिवरेजेस की इनवर्ट सप्लाई आप लेते हैं आईटीसी ब्लॉक्ड है। अगर आप कोई कैटरिंग की सप्लाई लेते हैं, बिजनेस एंटिटी है, वो कोई फंक्शन कर रही है तो फंक्शन में कैटरिंग की सर्विसेज उन्होंने किसी आउटडोर कैटरर से ली है, आईटीसी ब्लॉक्ड है। कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विसेज ली गई है, आईटीसी ब्लॉक्ड है। कोई हेल्थ सर्विसेज ली गई है, हेल्थ केयर सर्विसेज, मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह, आईटीसी ब्लॉक्ड है। कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी की सर्विस ली गई है, आईटीसी ब्लॉक्ड है। लाइफ इंश्योरेंस सर्विस ली गई है, ब्लॉक्ड है। हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस ली गई है, ब्लॉक्ड है। रेंट अ कैब, हायरिंग और लीजिंग, अगर वेसल, व्हीकल और एयरक्राफ्ट को खरीदा गया तो उनके आईटीसी ब्लॉकेज पिछले पॉइंट से चेक होंगे। अगर उनको खरीदा नहीं गया, उनको किराए पर लिया गया तो उनके आईटीसी एज अ सर्विस एक्टिविटी यहां पर ब्लॉक्ड होंगे। जिस आदमी को गाड़ी खरीदने पर आईटीसी मिलेगा वो अगर गाड़ी ना खरीदे, वो रेंट पर लाए तो भी क्रेडिट मिलेगा, और जिस आदमी को गाड़ी खरीदने पर नहीं मिलेगा वो रेंट पर भी ले आए तो भी उसे आईटीसी नहीं मिलेगा। तो ये सारी एक्टिविटीज उन्होंने लिख दी। एंड बेटा आपको मेहनत करके इनको याद भी रखना है कि इन सब के आईटीसी ब्लॉक्ड है, लेकिन उन्होंने कहा यहां भी थोड़ी गुंजाइश है, कुछ लोगों को हम इनके आईटीसी देंगे। वैसे तो ब्लॉक्ड है लेकिन कुछ एक्सेप्शंस चलेंगे,
कुछ लोगों को हम इन चीजों के आईटीसी दे देंगे। हमने बोला कौन से लोग, तो इन्होंने बताया वो लोग वो होंगे जो आगे जो बिजनेस करते हैं उनकी जो आउटवर्ड सप्लाई है, अगर वो सेम कैटेगरी ऑफ सप्लाई है तो वो लोग इन चीजों के आईटीसी ले पाएंगे। मतलब मान लीजिए एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर फूड एंड बिवरेजेस को खरीद करके लाया, ये है इसकी इनवर्ड सप्लाई, और उस शॉपकीपर का बिजनेस क्या है, वो इस फूड एंड बिवरेजेस को ही आगे बेचता है, तो उसकी आउटवर्ड सप्लाई सेम कैटेगरी की है। उसकी इनवर्ड सप्लाई क्या है, परचेज ऑफ बिवरेजेस, और उसकी आउटवर्ड सप्लाई क्या है, सेल ऑफ बिवरेजेस, सेम कैटेगरी की है, तो वो जो होगा वो ले पाएगा। अब मान लीजिए मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूं, मैं अपने ऑफिस में स्टाफ के लिए कोल्ड ड्रिंक परचेज करता हूं, तो मेरी इनवर्ड सप्लाई क्या है, कोल्ड ड्रिंक, मेरी आउटवर्ड सप्लाई क्या है, कोचिंग, तो मेरी सेम कैटेगरी की नहीं है तो मुझे नहीं मिलेगा। पर जो बिवरेजेस का कोल्ड ड्रिंक बेचने वाला है वो सेम कैटेगरी की सप्लाई कर रहा है तो उसको मिलेगा। और सुनो, मान लीजिए कोई हलवाई है, आउटडोर कैटरर है, वो लोगों के लिए शादी ब्याह में आउटडोर कैटरिंग देने का काम करता है, तो उसकी आउटवर्ड सप्लाई, उसका बिजनेस क्या, आउटवर्ड सप्लाई, आउटडोर कैटरिंग का बिजनेस है। अब उसने अगर पीछे से सब कॉन्ट्रैक्टिंग करी और किसी दूसरे आउटडोर कैटरर से आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज ले ली, तो उसकी इनवर्ड सप्लाई क्या है, आउटडोर कैटरिंग, और उसकी आउटवर्ड सप्लाई भी क्या है, आउटडोर कैटरिंग, सेम कैटेगरी की, तो इस केस में उसे जो होगा वो आईटीसी मिलेगा। आर यू क्लियर अबाउट दिस? इसके अलावा वो ये कहते हैं एक और एक्सेप्शन होगा, अगर आदमी का जो बिजनेस है वो बिजनेस सेम कैटेगरी का नहीं है, लेकिन उस आदमी का बिजनेस ये है कि वो कंपोजिट सप्लाई या मिक्स सप्लाई देता है, और कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई का मतलब आपको याद होगा कॉम्बिनेशन वाली सप्लाई, जिसमें S1 S2 दो सर्विसेज मिक्स हो गई, या G1 G2 दो गुड्स मिक्स करके दे दिए, या फिर G1 S1 गुड्स प्लस सर्विस का मिक्सचर बना करके दे दिया। ठीक है जी, तो अगर आदमी का जो बिजनेस है वो सिंगल सप्लाई का नहीं है, वो कॉम्बिनेशन की सप्लाई का है, वो कॉम्बिनेशन सर्विस प्लस सर्विस का हो, गुड्स प्लस गुड्स का हो, सर्विस प्लस गुड्स का हो, वो कंपोजिट सप्लाई बन रहा हो या मिक्स सप्लाई बन रहा हो, कुछ भी बन रहा हो, अगर उसका बिजनेस जो है वो किसी कंपोजिट और मिक्स सप्लाई का है और इस कॉम्बिनेशन में उसने इसमें से किसी चीज को यूज किया है, तो भी उसे इस चीज का आईटीसी जो होगा वो दे दिया जाएगा। फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक्स की परचेज करी इधर ए लिमिटेड ने, और ए लिमिटेड का जो काम है वो है लोगों के लिए आउटडोर कैटरिंग करना। परचेज क्या किया इन्होंने, कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी की परचेज करी, बिवरेजेस की परचेज करी, दिस इज देयर इनवर्ड सप्लाई, और इनका आउटवर्ड सप्लाई क्या है, कैटरिंग की सर्विसेज देना। तो प्लीज जरा ध्यान से सुनिएगा, अब इनवर्ड सप्लाई पेप्सी की परचेज है, आउटवर्ड सप्लाई कैटरिंग का बिजनेस है, तो सेम कैटेगरी ऑफ सप्लाई नहीं है। पर आउटडोर कैटरिंग की सर्विस का मतलब क्या होता है कि आप अपने कस्टमर को कैटरिंग की सर्विस प्लस पेप्सी कॉम्बिनेशन बना करके जो है वो ऑफर कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इसने पेप्सी की सप्लाई को आगे कॉम्बिनेशन बना करके ऑफर किया है, तो इस आदमी को इस सेकंड पॉइंट की वजह से पेप्सी का आईटीसी जो होगा वो मिल जाएगा। आर यू क्लियर एज टू दिस? तो एक्सेप्शन दो है यहां पर, दोबारा पहले तो लिस्ट याद रखो, इन चीजों का आईटीसी ब्लॉक्ड है इन जनरल, पर अगर पर्सन इन्हीं चीजों के बिजनेस में एज इट इज आगे एंगेज है, या वो इन चीजों को खरीद करके कॉम्बिनेशन बना करके आगे ऑफर करता है, तो फिर उसको आईटीसी ब्लॉक नहीं है, उससे मिल जाएंगे। इसके अलावा और उन्होंने 3 सर्विसेज लिखी, H हेल्थ एंड फिटनेस सर्विसेज, ये जिम्स वगैरह की सर्विस, योगा सर्विसेज आ जाएंगी इसमें, मेंबरशिप ऑफ क्लब सर्विस एंड ट्रैवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉइज ऑन वेकेशन। बड़ी बिजनेस एंटिटी नॉर्मली अपने एम्प्लॉइज को वेकेशन ऑफर करती है, ट्रैवल बेनिफिट्स, टिकट्स वगैरह भी अवेलेबल कराती हैं, तो ये वो है ट्रैवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉइज ऑन वेकेशन। तो ये HMT शॉर्टकट, हेल्थ एंड फिटनेस सर्विसेज, मेंबरशिप ऑफ क्लब सर्विसेज, ट्रैवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉइज ऑन वेकेशन। अब ये जो सर्विसेज है इनके आईटीसी भी जो हैं वो ब्लॉक्ड है। सर आपने इन्हें ऊपर ही लिस्ट में क्यों नहीं पढ़वा दिया? इसलिए नहीं पढ़वाया बेटा क्योंकि ऊपर वाली लिस्ट में जो ब्लॉक्ड हैं
उसमें कुछ एक्सेप्शन हैं जहां मिल जाते हैं, पर ये जो नीचे वाली लिस्ट में ब्लॉक्ड हैं इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये हमेशा हर एंटिटी के लिए ब्लॉक्ड है। इसलिए इन तीन को जो है वो सेग्रीगेटेड पढ़ाया। आर यू कंफर्टेबल? चलिए, अच्छा, अब इसके बाद एक बड़ा बेनिफिट जो उन्होंने दे रखा है, बड़ा बेनिफिट बिजनेस एंटिटी को ये दे रखा है, उन्होंने कहा अब ये जो भी सर्विसेज हैं टोटल, ऊपर वाली भी, ग्रुप 1 वाली भी एंड ग्रुप 2 वाली भी, अगर किसी बिजनेस एंटिटी ने इस टोटल में से कोई भी सर्विस ली और वो सर्विस बेसिकली उसने इसलिए ली बिकॉज उसे अपने एम्प्लॉइज को कुछ फैसिलिटीज एज अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन देनी थी। एम्फेसिस से बोल रहा हूं, अगर किसी भी बिजनेस एंटिटी ने ग्रुप 1 या ग्रुप 2 में लिखी कोई भी सर्विस ली, और वो सर्विस ली की बजाय मैं ये कहता हूं उसे वो सर्विस लेनी इसलिए पड़ी कि उसके ऊपर इंडिया का कोई स्टैचू, कोई भी हो, वो चाहे किसी भी तरीके का स्टैचू हो, वो उस एंटिटी को ये ऑब्लाइज करता है कि तुम्हें अपने एम्प्लॉइज को ये बेनिफिट्स देने पड़ेंगे। अगर आपने उस स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए, उस स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन की वजह से तुमने ये सर्विसेज ली, तो फिर तुमने ये सप्लाई ली, तो फिर आईटीसी ब्लॉक्ड नहीं है, तो फिर आपको आईटीसी मिलेंगे। ये नीचे मैंने पॉइंट में मेंशन किया, इन सारी सर्विसेज के रिस्पेक्ट में आईटीसी एडमिसिबल रहेगा अगर ये जो भी सप्लाई है ये क्यों ली जा रही है, बिकॉज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अपना स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन फुलफिल कर रहा है। मैं एग्जांपल बोलता हूं, मान लीजिए फैक्ट्रीज एक्ट 1948, लेट्स सपोज, मान लीजिए वो ये कहता है कि जिन फैक्ट्रीज में जो काम किया जा रहा है वो बाय नेचर थोड़ा सा डेंजरस है, डेंजरस इस सेंस में कि जहां मशीनें इस तरीके की हैं कि एम्प्लॉइज के हाथ पांव वगैरह हो सकता है वो कट जाए, कुछ एक्सीडेंट हो जाए, बड़ी फैक्ट्रीज है, तो उन्होंने ये बोला कि इन बड़ी फैक्ट्रीज के लिए ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन होगा कि वो अपने अंदर काम करने वाले हर एम्प्लॉय का इंश्योरेंस कराए, ताकि अगर कुछ भी एक्सीडेंट भगवान ना करे हो जाए तो उस मजदूर बेचारे को नुकसान ना हो, उसकी फैमिली को कम से कम उस इंश्योरेंस की वजह से एक रकम मिले कि उसका परिवार कम से कम फाइनेंशियली जो है वो इफेक्टेड ना हो। तो ऐसी गाइडलाइंस है, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है। तो अब इस फैक्ट्री ने उस गाइडलाइंस को कंप्लाई करने के लिए, उस स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए अपने एम्प्लॉइज का लाइफ इंश्योरेंस लेट्स सपोज करा दिया। अब इस केस में जो लाइफ इंश्योरेंस की सर्विस ली गई है उसका आईटीसी मिल जाएगा, बिकॉज ये सर्विस हमें अपने स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन जो एम्प्लॉइज के लिए हैं उसको फुलफिल करने के लिए लेना पड़ा है। ऐसे ही मान लीजिए कोई स्टैट्यूट वो ये कहता है एक बिजनेस एंटिटी जो रिमोट एरिया में ऑपरेट करेगी, बड़ी होगी, उसको अपने एम्प्लॉइज को कंपल्सरीली फूड फैसिलिटी अवेलेबल करानी पड़ेगी। अब अगर उस स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए मैंने आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज ली कि मेरे को अपने एम्प्लॉइज को खाना प्रोवाइड कराना है, तो मैंने वो सर्विस ली, तो मुझे उस सर्विस का आईटीसी मिलेगा। क्लियर है जी? तो इसके साथ हमारा ये सेकंड चार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। तो इसके बाद हम आगे बात करते हैं थर्ड कैटेगरी जहां आईटीसी ब्लॉक्ड है। हम पहुंचते हैं जी पेज नंबर 201 पर। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस से रिलेटेड डिस्कशन है एंड ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, उससे रिलेटेड उन्होंने क्या लिखा है, मैं बॉटम वाला डायग्राम पहले यूज कर रहा हूं, ऊपर वाला डायग्राम बाद में यूज करूंगा। पेज नंबर 201 पर हमारे पास दो डायग्राम है, मैं नीचे वाला डायग्राम जो है वो पहले यूज कर रहा हूं। अब मान लीजिए इधर हमारे पास कोई बिजनेस एंटिटी रिलायंस लिमिटेड मैंने लिखी हुई है, तो रिलायंस लिमिटेड जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी, इसने अगर कभी किसी वेंडर से सर्विस ली, और यहां जरा ध्यान रखिएगा, यहां जरा शब्दों पर बड़ा खास इंफेसिस रखना है, सर्विस इन्होंने ली वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस उन्होंने ली एज टू कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। दोबारा बोलता हूं, हमारी जो रेसिपिएंट बिजनेस एंटिटी है उसने एक इनवर्ड सप्लाई ली, और कौन सी सप्लाई, जिसके ब्लॉकेज को मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये वर्ड एग्जैक्टली ध्यान में रखिएगा, मैं डिस्कस कर रहा हूं इनवर्ड सप्लाई कौन सी, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट
फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये वर्ड आपके पास बिल्कुल टिप्स पर होना चाहिए। हम स्पेसिफिकली इस सर्विस के आईटीसी ब्लॉक्ड है या नहीं इसको डिस्कस कर रहे हैं। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी, यहां क्लैरिटी रखिएगा, मिस्टेक ना करिएगा। जमीन इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसके अलावा और क्या इमूवेबल हो सकता है? बड़े बड़े प्लांट एंड मशीनरी, बड़े बड़े प्लांट एंड मशीनरी जो कि असेंबल कराए जाते हैं इस तरीके से, जहां असेंबल कराए जाते हैं वहीं जमीन से जोड़ दिए जाते हैं और उनको बाद में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, तो बड़े बड़े प्लांट एंड मशीनरी जो हैं वो भी होते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, बिल्डिंग्स इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, इसके अलावा बिग साइज प्लांट एंड मशीनरी जो कि एक बार किसी साइट पर पार्ट्स ला करके असेंबल्ड करके बना तो दी जाती है पर बाद में उसको एज इट इज ले जाना पॉसिबल नहीं है, तो वो भी होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसको हमने डिस्कस किया था जब हमने अपनी क्लास में गुड्स की डेफिनेशन को पढ़ा था। तो अब इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको मैंने यहां स्ट्रेसफुल इसलिए समझाया है कि अब इस एंट्री को समझने के लिए आप दो हिस्से कर देंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड भी है, बिल्डिंग भी है, प्लांट एंड मशीनरी भी है। आप लैंड एंड बिल्डिंग को अलग करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी को अलग करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? बिकॉज जो 17.5 ने आईटीसी ब्लॉक्ड किया है उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के आईटीसी ब्लॉक्ड है, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी वाले नहीं, अदर देन प्लांट एंड मशीनरी वाले ब्लॉक्ड है। तो इसलिए इमूवेबल प्रॉपर्टी का यहां मैंने दो डिवीजन किया है। लैंड एंड बिल्डिंग ब्लॉकेज उधर है, प्लांट एंड मशीनरी यहां पर कोई ब्लॉकेज नहीं है। बात क्लियर हुई? तो अब लैंड एंड बिल्डिंग को फोकस लगाते हुए मैं आपसे बात करता हूं, ठीक है? अब सुनिएगा, अब लैंड एंड बिल्डिंग पर हम फोकस लाते हैं जहां ब्लॉकेज है। अब सर्विस कौन सी है? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस किस लिए ली गई है? फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, बेसिकली लैंड एंड बिल्डिंग। अब यहां पर अगली बात जो ध्यान में रखनी है बेटा, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का जीएसटी में एक स्पेसिफिक मतलब होता है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का जीएसटी में एक स्पेसिफिक मतलब होता है और ये सेक्शन 2119 में डिफाइंड है। इसको आपने सप्लाई के चैप्टर में पढ़ा हुआ है। हम तब कहते हैं कि हम किसी से वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ले रहे हैं अगर हम उस पर्सन को जो काम देते हैं वो लेबर कम मटेरियल बेसिस पर देते हैं, जिसको हिंदी में आप बोलते हैं ठेके पर काम देना। तो अगर मैं किसी कॉन्ट्रैक्टर से कहता हूं कि तुम्हें मेरे लिए ये बिल्डिंग बनानी है, तुम्हें मेरे लिए ये ऑफिस बनाना है और ये ऑफिस बनाना है, ऑफिस बनाने के लिए लेबर भी तुम्हारी होगी, जो मटेरियल यूज होगा वो भी तुम ही अरेंज करोगे, और मुझे मत बताना लेबर का खर्चा कितना है, मटेरियल का खर्चा कितना है, मुझे तो टोटल बताना कि मेरे लिए जो बिल्डिंग बनाई उसका खर्चा इतना है। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके का होगा कि सामने वाले को आपने लेबर का मटेरियल बेसिस पर काम दे दिया और वो आपको एक कॉन्सोलिडेटेड सम ऑफर करेगा, तो फिर हम उसको बोलते हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। और आपको ये तो याद ही होगा, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में सामने वाला गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आपको दे रहा है, पर शेड्यूल 2 इस वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को सर्विस की तरह ट्रीट करता है। शेड्यूल 2 पैरा नंबर 6 था, पैरा 6A टू बी वेरी प्रिसाइज, जो ये कहता था वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को जीएसटी के लॉ में हमेशा सर्विस माना जाएगा। तो आपने जिस कॉन्ट्रैक्टर को वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट दिया, टोटल काम करने को लेबर का मटेरियल बेसिस पर दिया, उसको जीएसटी के लॉ में क्या बोला जाएगा? उसने आपको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दी। अब वो जो सर्विस है वो जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन का वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, और मैंने आपको बोला इसमें प्लांट एंड मशीनरी को छोड़ देना क्योंकि उस पर ब्लॉकेज नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग वाला अगर वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर उस वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के आईटीसी जो है वो ब्लॉक्ड है। अच्छा, यहां पर एक वर्ड ध्यान रखिएगा, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मैंने आपको क्लियर कर दिया। कंस्ट्रक्शन वर्ड पर भी आपको यहां खास मतलब रखना है। लॉ ने बताया हुआ है, 17.5 में एक एक्सप्लेनेशन है जिसने बताया हुआ है, हम जब आपसे कहेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड एंड बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड एंड बिल्डिंग के आईटीसी ब्लॉक्ड है,
तो कंस्ट्रक्शन वर्ड हम सिंप्लिसिटी के लिए बोल रहे हैं। इस कंस्ट्रक्शन में एक्चुअल में वाइडर सेंस में कुछ और चीजें भी आएंगी। दोबारा दोहराता हूं, हम सिंप्लिसिटी के लिए आपको लैंग्वेज में ये बोलेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के आईटीसी ब्लॉक्ड है, बट एक्चुअल में इसमें कुछ और चीजें भी आएंगी। हमने पूछा क्या आएगा, तो उन्होंने बोला जी इसमें कंस्ट्रक्शन भी आएगी। अगर किसी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को तोड़ करके दोबारा बनाया जाए, रिकंस्ट्रक्शन, वो भी आएगा। इसमें कोई एडिशन करा रहे हो तो वो भी आएगा, कोई अल्टरेशन करा रहे हो स्ट्रक्चर में वो भी आएगा, रिनोवेशन करा रहे हो वो भी आएगा, रिपेयर करा रहे हो वो भी आएगा। तो वर्ड यूज मैं बोलूंगा आपके साथ, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉक्ड है, पर आपको ध्यान में रखना है कंस्ट्रक्शन का मतलब है वाइडर मीनिंग, और वो मैंने डायग्राम में इनफैक्ट आपको याद रहे इसलिए लिख भी दिया है कि कंस्ट्रक्शंस में एडिशन, रिनोवेशन, अल्टरेशन, रिपेयर ये भी आएंगे। जिनको ये वर्ड एज इट इज याद रह जाए बहुत बढ़िया, नहीं याद रहते हो तो अपना एब्रिविएशन बना लो कार। कंस्ट्रक्शन, ये कार 2 बार मैंने लिख दिया और इसमें सब कुछ बोल दूंगा। कंस्ट्रक्शन के ब्लॉक्ड हैं, रिकंस्ट्रक्शन के ब्लॉक्ड हैं, एडिशन के ब्लॉक्ड है, अल्टरेशन के ब्लॉक्ड है, रिनोवेशन के ब्लॉक्ड है एंड रिपेयर के ब्लॉक्ड है। अच्छा जी, अब जब ये कंस्ट्रक्शन वर्ड को डिफाइन कर रहे थे, नया बनाओ, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को तोड़ करके रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो, अल्टरेशन कर रहे हो, रिनोवेशन कर रहे हो, रिपेयर कर रहे हो, तो किसी ने पूछा जी मैं अगर अपनी बिल्डिंग में छोटी मोटी रिपेयर कराऊंगा तो क्या आप उसके भी आईटीसी मुझे नहीं दोगे? तो हमने बोला जी सुनो, ये जो भी ब्लॉक्ड है ना, ये जो भी ब्लॉक्ड है ये तब ब्लॉक्ड है अगर ये एक्सपेंस आपका हैवी एक्सपेंस है जिसको आप बुक्स में कैपिटलाइज करते हो। अगर आप इस एक्सपेंस को बुक्स में कैपिटलाइज नहीं करते, माइनर सम में आप इसकी डायरेक्ट एक्सपेंस बुकिंग करते हो, तो फिर तुम्हारे आईटीसी ब्लॉक्ड नहीं है। आई वुड लाइक टू रिपीट, ये जो भी कंस्ट्रक्शन हम कह रहे हैं ना, ये कंस्ट्रक्शन के आईटीसी ब्लॉक्ड है, ये हम इस इंटेंट के साथ कह रहे हैं कि आपका हैवी एक्सपेंस हुआ है कंस्ट्रक्शन पर, जो आपकी बुक्स में कैपिटलाइज आप करते हो तो ब्लॉक्ड है। अगर आप बुक्स में कैपिटलाइज नहीं करते हो, एक्सपेंस बुकिंग कर रहे हो, माइनर खर्चा है, तो फिर इसके आईटीसी जो है वो ब्लॉक्ड नहीं है। 17.5 में एक्सप्लेनेशन है, उसने इस बात को क्लियर कर रखा है एंड अकॉर्डिंगली मैंने डायग्राम भी इसी तरीके से बनाया है कि इन एक्टिविटीज पर जो आपने खर्चा किया वो मोटा अच्छा खासा एक्सपेंस है जिसको कैपिटलाइज किया गया है तो आईटीसी ब्लॉक्ड है। अगर वो माइनर एक्सपेंस है जिसको आपने कैपिटलाइज नहीं किया, उसको आपने सिर्फ एक्सपेंस बुकिंग करी है, तो उसके आईटीसी जो है वो एडमिसिबल है। तो मैं आपको एग्जांपल बोल दूं, रिलायंस इंडस्ट्री, उसने कहा कि मेरे लिए ये प्रीमाइस में एक नई बिल्डिंग खड़ी कर दो, 50 करोड़ के एक्सपेंस से वो बिल्डिंग खड़ी की गई जिसको रिलायंस कैपिटलाइज कर रहा है, क्या आईटीसी मिलेगा? आंसर इज नो, वो ब्लॉक्ड है। रिलायंस ने बोला हमारा जो ऑफिस है उसके एक टॉयलेट में लीकेज हो गई है तो उसको चेक कराना है, उसको रिपेयर कराना है, उसमें 25,000 का खर्चा आया है जिसे रिलायंस ने एक्सपेंस बुकिंग किया, क्या आईटीसी ब्लॉक्ड है? आंसर इज नो। इस वाले रिपेयर के आईटीसी जो है वो मिलेंगे। तो ये एक डायग्राम आपको सिर्फ अपने माइंड में डायग्राम्स का फ्लो सेट करना है। दोबारा दोहराता हूं आपके माइंड को सेट करने के लिए, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लेबर कम मटेरियल वाली जो होती है, आपने ली, किस लिए ली? इमूवेबल प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन के लिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी नहीं, इमूवेबल प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन के लिए। कंस्ट्रक्शन का मतलब वाइडर, कंस्ट्रक्शन भी, रिकंस्ट्रक्शन भी, एडिशन भी, अल्टरेशन भी, रिनोवेशन भी और रिपेयर भी, किसी भी पर्पस के लिए ली, लेकिन हैवी कैपिटलाइज करी तो आईटीसी ब्लॉक्ड है, अदरवाइज आईटीसी ब्लॉक्ड नहीं है। क्लियर है जी बात? अगली बात सुनिएगा। अब जिस कॉन्ट्रैक्टर से आपने ये हैवी कंस्ट्रक्शन करवाया, हैवी एक्सपेंस वाला, ब्लॉक्ड है। अब बेटा जिस कॉन्ट्रैक्टर से आपने ये काम कराया, हो सकता है उस कॉन्ट्रैक्टर ने इस काम को पीछे किसी को सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया हो। अगर इस कॉन्ट्रैक्टर ने पीछे किसी को सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो उसने इसको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दी है। ध्यान में रखिएगा, इसके लिए आईटीसी ब्लॉक्ड नहीं है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग में ये ब्लॉक्ड नहीं है। 17.5 में ये क्लियर कट लिखा हुआ है। तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब कॉन्ट्रैक्टर खुद से पीछे से कॉन्ट्रैक्टर सर्विस लेगा, उसको तो मिलेंगे आईटीसी, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टर जो अदर बिजनेस एंटिटीज के लिए बिल्डिंग्स वगैरह खड़ी करके दे रहा है, उन बिजनेस एंटिटीज को आईटीसी नहीं मिलेंगे। बात क्लियर हुई? अच्छा जी, इमूवेबल प्रॉपर्टी वर्ड बेटा इसमें बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े प्लांट एंड मशीनरी वो भी इमूवेबल होते हैं, लेकिन उसका आईटीसी ब्लॉक नहीं है, उसको उन्होंने छोड़ रखा है। उन्होंने बोला सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग वाली कंस्ट्रक्शंस की एक्टिविटीज के ब्लॉक्ड है। प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड
कोई भी आप एक्टिविटी करो, आप कोई बड़ा प्लांट एंड मशीनरी कंस्ट्रक्ट करा रहे हो, रिकंस्ट्रक्ट करा रहे हो, उसमें कोई एडिशन करा रहे हो, कोई अल्टरेशन करा रहे हो, कोई रिनोवेशन करा रहे हो, कोई रिपेयर करा रहे हो, छोटे अमाउंट की करा रहे हो एक्सपेंस बुकिंग वाली, या बड़े अमाउंट की करा रहे हो कैपिटलाइजेशन वाली, यहां पर हम आपको कहीं परेशान नहीं करेंगे, आपको प्रॉपर आईटीसी जो होगा वो मिलेंगे। Am I क्लियर? ठीक है जी। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी जिसके इन्होंने आईटीसी ब्लॉक नहीं किए, आईटीसी दिए हैं, यहां एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात अब आपको यह ध्यान में रखनी है। प्लांट एंड मशीनरी के इन्होंने आईटीसी ब्लॉक नहीं किए, आपको दिए हैं, लेकिन इन्होंने बोला प्लांट एंड मशीनरी जिसके हम आईटीसी आपको दे रहे हैं, उस प्लांट और मशीनरी का आपको एक स्पेशल मीनिंग समझना है। जिस इमूवेबल प्लांट और मशीनरी के हम आपको क्रेडिट्स दे रहे हैं, उस इमूवेबल प्लांट एंड मशीनरी की एक स्पेशल अंडरस्टैंडिंग हमारे माइंड में है, उसी तरीके की प्लांट एंड मशीनरी के क्रेडिट आपको मिलेंगे। अदर्स अगर कुछ है तो उसके नहीं मिलेंगे, फिर वो ब्लॉक्ड में ही जाएंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी की एक स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग उन्होंने दी है जो आपको ध्यान में रखनी है। मैं आपको बताता हूं वो क्या है। उन्होंने बोला जी, जब हम आपसे कहते हैं प्लांट एंड मशीनरी के आईटीसी ब्लॉक्ड नहीं है, तो उस प्लांट और मशीनरी से हमारा ये मतलब होगा। ये डेफिनेशन उन्होंने दे रखी है बेटा, और आपके ये क्वेश्चन बैंक में भी है। मैंने इसे सिंपल यहां डायग्रामेटिक प्रेजेंट किया है, तो मैं यहां से बोल रहा हूं। उन्होंने बोला कि कोई भी एपरेटस, कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी मशीनरी जिसको फिक्स किया जा रहा है टू अर्थ, जिसको फिक्स किया जा रहा है टू अर्थ, और कैसे फिक्स किया जा रहा है, या तो अर्थ पर कोई फाउंडेशन बनाई जा रही है और उस फाउंडेशन के थ्रू इस मशीनरी को फिक्स किया जा रहा है, या अर्थ पर कोई स्ट्रक्चरल सपोर्ट स्टील वगैरह का क्रिएट किया जाएगा और उस स्ट्रक्चरल सपोर्ट से जो होगा इस मशीनरी को अर्थ से फिक्स किया जाएगा। दोहराता हूं, कोई भी एपरेटस, कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी मशीनरी जिसको जमीन से फिक्स किया गया है, जिसको अर्थ से फिक्स किया गया है, either by making some foundation or by creating some structural support, और ये जो भी apparatus, equipment, machinery जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये वो है जिसको यूज करके पर्सन अपनी आउटवर्ड सप्लाई देने का काम करता है। तो इसको हम बोलेंगे प्लांट एंड मशीनरी, इसको हम बोलेंगे प्लांट एंड मशीनरी। एपरेटस, इक्विपमेंट, मशीनरी जिसको जमीन से फिक्स कर दिया गया। जमीन से फिक्स कर दिया गया का मतलब क्या है, ये क्या हो गई, इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब चाहे इसे फाउंडेशन बना के फिक्स किया गया हो या स्ट्रक्चर सपोर्ट से, ये क्या हो गई, इमूवेबल प्रॉपर्टी। पर ये जो भी मशीनरी या इक्विपमेंट है इमूवेबल है, लेकिन इसको हमने आउटवर्ड सप्लाई के लिए यूज किया है, तो वो कह रहे हैं जी इसका आईटीसी ब्लॉक नहीं है, हम आपको दे देंगे। और अगली स्पेशल बात वो कहते हैं, इसके अलावा ये जो भी मशीनरी की हम बात कर रहे हैं जिसको आपने जमीन से अफिक्स किया है, आपने इसको अफिक्स करने के लिए फाउंडेशन बनाई या स्ट्रक्चर सपोर्ट बनाया, तो फाउंडेशन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी आपका प्लांट एंड मशीनरी ही समझा जाएगा। आपको उस फाउंडेशन बनाने में जो चीजें लगी या स्ट्रक्चर सपोर्ट बनाने में जो चीजें लगी, आपको उस वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का भी आईटीसी जो होगा वो मिलेगा। आप मान लीजिए इस जमीन पर फाउंडेशन बनाने का वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं मिस्टर ए को, तो मिस्टर ए ने फाउंडेशन बनाई, प्लांट एंड मशीनरी नहीं बनाई, उसने फाउंडेशन की वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दी। अच्छा, फाउंडेशन उससे बनवाने के बाद आपने मिस्टर बी को उस फाउंडेशन पर एक मशीनरी का वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो बी ने क्या काम किया है, मशीनरी बनाई है। तो अब लो ये कहता है ए ने फाउंडेशन बनाई, बी ने मशीनरी बनाई, पर हम दोनों को बराबर कहीं समझेंगे और हम ये कहेंगे दोनों ने ही प्लांट एंड मशीनरी का वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट किया है और दोनों को ही हम जो होगा, दोनों के ही वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का जो होगा हम आईटीसी आपको अलाउ कर देंगे। एम आई क्लियर? अच्छा जी, अब ये डेफिनेशन की सिग्निफिकेंस क्या है वो समझिएगा। मान लीजिए हम विजुलाइज करते हैं, कोई पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एक्स लिमिटेड, पेपर बनाती है बेटा। अब जो भी कंपनी पेपर बनाती है उसको पेपर बनाने के लिए एक बड़े बॉयलर की जरूरत होती है। बॉयलर उनकी बेसिक मशीनरी है, बहुत बड़ा बॉयलर बनाया जाता है जो स्टीम जनरेट करता है और ये इतना बड़ा होता है कि दिस इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इस एक्स लिमिटेड कंपनी ने क्या किया, उस बॉयलर को बनाने का
वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ए को दे दिया। अच्छा, उस बॉयलर के लिए फाउंडेशन बी बनाएगा, बी फाउंडेशन बना के चला जाएगा और ए जो होगा उस पर बॉयलर बनाएगा। अब बी ने बनाया फाउंडेशन, ये भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट प्लांट एंड मशीनरी का ही समझा जाएगा, और ए ने एक्चुअल बॉयलर जो था वो कंस्ट्रक्ट करके दिया, ये तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट प्लांट एंड मशीनरी का है ही है। दोनों के बिल में जो भी जीएसटी लगा होगा ए लिमिटेड को जो होगा उसका आईटीसी दे दिया जाएगा। आई होप दिस डेफिनेशन इज क्लियर टू यू। अच्छा, इस डेफिनेशन में अब याद रखने वाली एक स्पेशल बात यह है, उन्होंने डेफिनेशन में आगे ये लिखा है कि जी जो भी इस डेफिनेशन को पूरा कर गई वो प्लांट एंड मशीनरी है, पर कुछ चीज़ों को हम प्लांट एंड मशीनरी से बाहर रखेंगे, कुछ चीज़ों को हम प्लांट एंड मशीनरी से बाहर रखेंगे, कुछ चीज़ों को हम प्लांट एंड मशीनरी से बाहर रखेंगे, मतलब उनके वर्क्स कॉन्ट्रैक्टेड से रिलेटेड क्रेडिट आप नहीं ले पाओगे, वो ब्लॉक्ड रहेंगे। प्लांट एंड मशीनरी वाले वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉक नहीं है, पर कुछ चीजों को वो कह रहे हैं हम प्लांट एंड मशीनरी से बाहर रखेंगे, तो उनके वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के क्रेडिट आप नहीं ले पाएंगे, वो ब्लॉक्ड ही रहेंगे। अब वो क्या चीजें उन्होंने बाहर रखी है, तो डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि लैंड या बिल्डिंग को कोई भी आदमी प्लांट एंड मशीनरी नहीं बोलेगा, किसी भी तरीके का अगर वो सिर्फ सिविल स्ट्रक्चर तैयार कराएगा, सिविल स्ट्रक्चर, उसको भी नहीं बोलेगा। टेलीकॉम टावर्स अगर कोई बनाएगा तो उसको भी प्लांट एंड मशीनरी हम नहीं समझेंगे, और अगर कोई पाइपलाइंस बनाएगा तो उसको भी हम प्लांट एंड मशीनरी नहीं समझेंगे। पाइपलाइंस में आपको यह बात ध्यान में रखनी है, पाइपलाइंस के लिए उन्होंने वर्ड लिखा है पाइपलाइंस लेड आउटसाइड फैक्ट्री प्रीमाइसेस। इसका मतलब अगर विद इन फैक्ट्री प्रीमाइसेस आपने पाइपलाइंस डलवाई हैं तो वो तो प्लांट एंड मशीनरी है, उसके वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के ले लेना, पर फैक्ट्री से बाहर अगर आपने कोई पाइपलाइंस वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ली है तो फिर उसके नहीं मिलेंगे। सर फैक्ट्री के बाहर मैं पाइपलाइंस क्यों डलवाऊंगा, तो बेटा आप विजुलाइज करो ओएनजीसी। अब ओएनजीसी को ऑयल सप्लाई करना है तो उसको क्या पूरे भारत में पाइपलाइंस डलवानी पड़ेंगी? यस। तो वो जो पाइपलाइन डलवा रहा है वो क्या फैक्ट्री प्रीमाइस में डलवा रहा है? अनडाउटेडली नो, आउटसाइड फैक्ट्री प्रीमाइस। और जिस भी व्यक्ति को उसने ये पाइप्स लाइंस लेट डाउन करने का ठेका दिया, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो बिल देगा अपना जीएसटी लगा करके, बट ओएनजीसी उसका आईटीसी नहीं ले पाएगा। क्लियर है? ऐसे ही एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, इन सब ने क्या किया, अपने बड़े बड़े टेलीकॉम टावर्स लगवाए जगह जगह पर। उन्होंने जिस कंपनी को टेलीकॉम टावर्स लगाने का ठेका दिया तो उन्होंने इमूवेबल टेलीकॉम टावर्स एयरटेल को लगा करके दे दिए, पर लॉ ने बोला इसको हम प्लांट एंड मशीनरी नहीं मानेंगे, इसका आईटीसी ब्लॉक्ड रहेगा। ठीक है बेटा, तो ये जो भी चीजें प्लांट एंड मशीनरी मानने से उन्होंने मना कर दिया, इसके आईटीसी ब्लॉक्ड ही रहेंगे। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। चलिए बैक टू द डायग्राम। ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज्यादा टेक्निकल पार्ट था और इस पर ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो इसे प्लीज ध्यान में रखिएगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का? इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन का, जिसमें प्लांट एंड मशीनरी एज डिफाइंड उसको छोड़ देंगे, बाकी जो होगा, बाकी का क्रेडिट जो है वो ब्लॉक्ड किया गया है। अच्छा, अब जैसा कि आप जानते हैं रिलायंस लिमिटेड तो भाई एक एक्सपर्ट कंपनी है, इनको आता है लॉ से पूरा खेलना, इन्हें आता है लॉ में कैसे लूप होल ढूंढ लिया जाए और क्रेडिट ले लिया जाए। तो रिलायंस लिमिटेड ने जब लॉ को पढ़ा तो उन्होंने ये देखा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस का क्रेडिट ब्लॉक्ड है। मैं अपनी बिल्डिंग बनाने का काम किसी को अगर ठेके पर देता हूं, लेबर कम मटेरियल, तो ब्लॉक्ड है। तो उन्होंने बोला मैं ठेके पर नहीं देता। रिलायंस इंडस्ट्री है भाई, वो ये कहता है मेरे को एक बिल्डिंग बनानी है, उस बिल्डिंग बनाने के लिए मैं किसी कॉन्ट्रैक्टर को अगर लेबर का मटेरियल वर्क दे देता हूं तो ब्लॉक्ड है। तो उसने बोला सुनो भाई कॉन्ट्रैक्टर, हम तुम्हें ठेके पर नहीं देंगे, तुम सिर्फ लेबर सप्लाई करोगे, तुम सिर्फ कंस्ट्रक्शन हैंडल करोगे, सामान जो भी कंस्ट्रक्शन में लगना है वो रिलायंस खुद खरीदेगी, तुम बता देना रिलायंस खुद खरीदेगी। अब रिलायंस कह रही है जी हम जो सामान खरीदेंगे उसके बिल का भी आईटीसी लेंगे, और अब इस आदमी से जो सिर्फ लेबर सर्विस आई है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस नहीं, सिर्फ लेबर कंस्ट्रक्शन सर्विस जो आई है उसका भी आईटीसी लेंगे। तो बेटा गवर्नमेंट भी समझदार थी कि लोग ऐसा सोच सकते हैं कि अगर हम वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का क्रेडिट ब्लॉक करेंगे तो लोग लेबर का मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, लेबर अलग अरेंज करेंगे, कंस्ट्रक्शन अलग अरेंज करेंगे। तो उन्होंने 17(5) में एक और
क्लॉज बनाया और उसमें उन्होंने ये लिखा जी अगर कोई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, लेबर अलग से लेता है, कंस्ट्रक्शन अलग से लेता है, मटेरियल अलग से लेता है, तो उस मटेरियल और कंस्ट्रक्शन के भी क्रेडिट ब्लॉक्ड रहेंगे, उस लेबर के भी, उस प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट के भी आईटीसी ब्लॉक्ड रहेंगे और जो मटेरियल खरीदा है उसके भी आईटीसी ब्लॉक्ड रहेंगे। दिस इज विद द सिंपल इंटेंशन कि अदरवाइज लोग जो थे वो इस चीज को डिफीट कर जाते। तो आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के ब्लॉकेज को ध्यान में रखें, ये समझ आ गया। तो अब अगली बात ध्यान में रखें कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी किया, अलग अलग सेपरेट भी कर लिया तो भी आईटीसी नहीं मिलेंगे। और इस एक्सपेक्ट को मैंने इस डायग्राम के ऊपर जो है वो आपको क्लियर कट मेंशन कर दिया है कि रिलायंस इंडस्ट्री अगर ये समझे सीमेंट अलग खरीद लूं और कंस्ट्रक्शन सर्विस प्योर लेबर वाली जो है वो अलग ले लूं तब मुझे आईटीसी मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। लॉ ने इनके भी आईटीसी जो है वो ब्लॉक्ड किए हुए हैं। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। चलिए लेट्स मूव ऑन। और क्या आईटीसी ब्लॉक्ड है उसको समझते हैं। बेटा मेन आपके यही आईटीसी ब्लॉक्ड हैं, बाकी तो सब आसान बातें हैं। तो मैं पहुंचा हूं आपके साथ पेज नंबर 204 पर, और जो आईटीसी ब्लॉक्ड है इन्होंने ये लिख रखा हुआ है कोई भी ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जिसको आपने लिया पर उन पर टैक्स पेड है अंडर कंपोजिशन स्कीम। मतलब क्या है, मान लीजिए रिलायंस लिमिटेड ने या किसी भी बिजनेस एंटिटी ने कोई गुड्स या सर्विसेज लिए, जो गुड्स एंड सर्विसेज लिए वो जिस वेंडर से लिए वो वेंडर कंपोजिशन स्कीम में काम कर रहा है। कंपोजिशन स्कीम का मतलब सेक्शन 10 में। अब आपको याद है अगर कोई आदमी कंपोजिशन स्कीम में काम करता है तो उसे कंसेशनल टैक्स देना होता है, बहुत ही कम रेट से जीएसटी देना होता है, और वो भी वो चार्ज नहीं करेगा अलग से, वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे जिसमें वो जीएसटी कहीं नजर नहीं आएगा। तो ये पॉइंट में उन्होंने ये लिख रखा है आपने अगर कंपोजिशन वाले से कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज ली है तो भले उस कंपोजिशन वाले ने जीएसटी पे किया है, कम पे किया है, लेकिन उसने आपको तो बिल ऑफ सप्लाई दी है जिस पर कोई भी जीएसटी नहीं है, तो आपके एंड पे से कोई भी आईटीसी एडमिसिबल नहीं होगा, आईटीसी ब्लॉक्ड रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड बाय एनआरटीपी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। कौन होते थे ये होते थे फिरंगी, फॉरेन पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो फॉरेन में है, आउटसाइड इंडिया में है। इंडिया में उसका ना तो कोई प्लेस ऑफ बिजनेस है फिक्स्ड, ना ही कोई उसका रेजिडेंस है, पर इंडिया में वो टेम्परेरी बेसिस पर काम करने के लिए आया है। एग्जाम्पल याद होगा, एग्जीबिशन लगा हुआ है, उस एग्जीबिशन में वो आया है। अभी ऑटो एक्सपो लगा था तो बहुत सारे लोग उसमें पार्टिसिपेशन के लिए आए, तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं एनआरटीपी। अब एनआरटीपी जो है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जो इंडिया में थोड़े समय के लिए काम करने के लिए आता है और स्पेशल रजिस्ट्रेशन लेता है, टेम्परेरी 90 डेज का रजिस्ट्रेशन याद होगा आपको, तो वो एनआरटीपी बोलेगा रजिस्ट्रेशन तो मैंने भी लिया है, मुझे भी आईटीसी दो। तो लॉ ने ये लिख रखा है एनआरटीपी तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, क्रेडिट लेकर के तुम तो भाग जाओगे। तो क्या जोक्स अपार्ट, एनआरटीपी को आईटीसी ब्लॉक्ड किया गया है, बोला है तुम्हें कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाँ, अगर तुम इंडिया में जो बिजनेस करने आए हो वो चीज जो तुम यहां बेचने के लिए आए हो एग्जीबिशन में, अगर अपने साथ बाहर से इंपोर्टेड गुड्स लेकर के आए हो तो इंपोर्ट क्लियरेंस पर जो तुमने जीएसटी दिया है उसका आईटीसी तुम्हें दे देंगे, पर इसके अलावा और कोई आईटीसी तुम्हें नहीं देंगे। जैसे कि आप बाहर से आए हो तो हो सकता है आप होटल में ठहरोगे, आपके होटल के एक्सपेंसेस होंगे, नहीं देंगे आईटीसी। आप जिस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो वहां आपने एग्जीबिशन फीस दी होगी, उसमें भी जीएसटी लगा होगा, नहीं देंगे आईटीसी। आपको सिर्फ और सिर्फ जो बाहर से आप गुड्स लाए हो उस पर जो जीएसटी पेड है सिर्फ वो आईटीसी दिया जाएगा, बाकी सारे आईटीसी आपके लिए जो होंगे वो ब्लॉक्ड रहेंगे। तो ये हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड बाय एनआरटीपी एक्सेप्ट ऑन गुड्स इंपोर्टेड बाय हिम। ठीक है जी, चलिए जी पेज नंबर 205 पर अगला पॉइंट मैंने मेंशन किया, और क्या आपके लिए ब्लॉक्ड है, गुड्स एंड सर्विसेज यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन। ये भी लिखा है उन्होंने जी, इसको वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी। अगर आप कोई गुड्स एंड सर्विसेज पर्सनल कंजम्पशन के लिए लाए हो तो डेफिनेटली वो बिजनेस के लिए यूज नहीं है, तो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलना चाहिए। तो ये एक रिपीटिशन वाला पॉइंट है, ये नहीं भी लिखा होता तो भी लॉजिकली यही मतलब जा रहा था। नेक्स्ट पॉइंट, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, गुड्स लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड और स्टोलन, आपको इसके आईटीसी नहीं मिलेंगे। आप एग्जांपल विजुलाइज कर लीजिएगा। एक लैपटॉप का डीलर है, लैपटॉप खरीदता है, परचेज करता है और बेचने का काम करता है। मान लीजिए उसने 100 लैपटॉप खरीदे, तो 100 लैपटॉप जो खरीदे क्या उसे 100 लैपटॉप का आईटीसी मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा।
वो आगे इन लैपटॉप्स को बेचेगा, जीएसटी पे करेगा, इस आईटीसी को सेट ऑफ करेगा। अब मान लीजिए इसने जो 100 लैपटॉप खरीदे उसमें से एक लैपटॉप लॉस्ट हो गया, खो गया है, नहीं मिल रहा है, तो जो लॉस्ट हो गया उसका आईटीसी क्योंकि ब्लॉक्ड किया गया है तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। अगर 2 लैपटॉप लेट्स सपोज डिस्ट्रॉयड हो गए, स्टॉक में पड़े हुए थे, उनकी बैटरी में एक्सप्लोजन हो गया, वो डिस्ट्रॉयड हो गए, तो उन 2 लैपटॉप को भी आईटीसी डिस्ट्रॉयड का भी क्योंकि ब्लॉक्ड है तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। स्टोलन, इसकी दुकान में चोरी हो गई, चोर जो था लेट्स सपोज वो 5-6 लैपटॉप ले गया, तो ये जो 6 लैपटॉप चोरी हो गए इसका आईटीसी ब्लॉक्ड है, आपको रिवर्स करना पड़ेगा। लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड, स्टोलन, लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड, स्टोलन। अब अनफॉर्चुनेट बात है बट दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, इसमें आप सब लोगों को पता है आजकल पीछे कुछ दिनों में दंगे हो गए। अब दंगे हो गए तो उसमें बहुत सारे गलत एलिमेंट भी इन्वॉल्व है, उन्होंने बहुत सारी दुकानों में लूटपाट करी है, दुकानों के शटर तोड़े, सामान लेकर के भाग गए, तो जिस दुकानदार का वो सामान ले गए स्टोलन, उस दुकानदार के लिए अगली दुखदायक बात यह है कि वो वैसे ही परेशान है, लेकिन जीएसटी के लॉ में जो इस तरीके से सामान स्टोलन हो गया है वो आईटीसी ब्लॉकेज में अटक जाएगा और उसका आईटीसी जो उसने पहले बुक किया था उसे रिवर्स करना पड़ेगा। मेरी पूरी सहानुभूति उन लोगों के साथ है, एक तो वो वैसे ही परेशान है, उनका इतना नुकसान हुआ और ऊपर से इस प्रोविजन की वजह से उन्हें अपने आईटीसी भी जो होंगे वो रिड्यूस करने पड़ेंगे। चलिए जी, अगला पॉइंट, गुड्स रिटर्न ऑफ। गुड्स रिटर्न ऑफ, अब मान लीजिए लैपटॉप के डीलर का ये एग्जांपल लेता हूं, ये अलग अलग तरीके के लैपटॉप परचेस करता था, इसमें से मान लीजिए कुछ 10 लैपटॉप ऐसे हैं जो उसने परचेस किए थे लेकिन बिके नहीं और 6 महीने हो गए, उधर से कंपनी ने उनका नया मॉडल लॉन्च कर दिया, तो नए मॉडल की तो खूब डिमांड है, पुराना मॉडल बिक ही नहीं रहा, इसने डिस्काउंट पर बेचना चाहा, डिस्काउंट पर भी नहीं बिक रहा, मतलब उसकी डिमांड ही नहीं है। अब क्योंकि बिल्कुल ही वो यूजलेस हो गया तो इसको अपनी बुक्स में एज अ स्टॉक कैरी करने का कोई फायदा नहीं था, उसने कहा कि इसकी वैल्यू को मैं राइट ऑफ कर देता हूं। और मैं आपको यह बताना चाहूंगा, आप अगर किसी भी अपने गुड्स को राइट ऑफ करेंगे तो राइट ऑफ करने का मतलब बेसिकली आपने ये एक्नॉलेज कर लिया कि ये यूजलेस गुड्स है, तो गवर्नमेंट ने बोला अब इसका आईटीसी लेने का अधिकार भी आपका खत्म हो जाता है, आपको आईटीसी जो होगा वो रिवर्स करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल। बिजनेस एंटिटीज इन द रूटीन कोर्स ऑफ बिजनेस अक्सर गुड्स या सैंपल्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। सैंपल्स के एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं, जैसे मान लीजिए एक कंपनी जो है वो मेडिसिन बनाती है, तो फार्मास्यूटिकल कंपनी, उनकी लाइंस में जनरल प्रैक्टिस है कि वो अगर मेडिसिन बनाती है तो मेडिसिन जो है वो डॉक्टर्स को सैंपलिंग के लिए देती हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स को सैंपलिंग के लिए देती हैं। ऐसे ही अगर कोई गारमेंट मैन्युफैक्चर है तो वो भी जनरली अगर उसने कोई नया गारमेंट डिजाइन किया है तो वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में सैंपल जो है वो भेजता है। गिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो गिफ्ट भी बहुत डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जैसे कोई फेस्टिवल आता है या कंपनी अपनी कोई अचीवमेंट को शेयर करना चाहती है, सेलिब्रेट करना चाहती है, तो वो गिफ्ट आइटम खरीद करके जो है वो अपने नेटवर्क में अपने लोगों को जो है वो देती हैं। तो अब गवर्नमेंट ये कहती है जी सुनिए, अगर आपने कोई चीज खरीदी उस पर आपने आईटीसी लिया तो हम तो आईटीसी हमेशा ये सोच के देते हैं कि आप आगे उससे हमें जीएसटी भरेंगे, लेकिन आपने उस चीज को अगर किसी भी कमर्शियल रीजन की वजह से फ्री गिफ्ट या फ्री सैंपल्स के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फ्री गिफ्ट या फ्री सैंपल्स के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो फिर आप लोगों को वो आईटीसी जो होंगे वो नहीं मिलेंगे, आपके आईटीसी ब्लॉकेज की कैटेगरी में जाएंगे, ले रखे हैं तो रिवर्स करने पड़ेंगे। अच्छा, इस पॉइंट पर लेकिन एक लेटेस्ट सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन ये आई है कि अगर आप जिस चीज को एज अ गिफ्ट या फ्री सैंपल दे रहे हैं, अगर आपका फ्री सैंपल देना या फ्री गिफ्ट देना वो जीएसटी के लॉ में सप्लाई है, आपको याद है कुछ ट्रांजैक्शन विदाउट कंसीडरेशन के भी सप्लाई माने जाते हैं, तो अगर आपने फ्री गिफ्ट या फ्री सैंपलिंग का काम किया और वो काम ऐसा था कि वो जीएसटी के लॉ में सप्लाई माना जा चुका है, अगर वो सप्लाई माना जा चुका है तो उस पर जीएसटी भरवाया जा रहा है, उस केस में आपके आईटीसी ब्लॉक्ड नहीं होंगे, आप जीएसटी भर रहे हो, आपके आईटीसी मिलेंगे। पर हां, अगर आपका गिफ्ट देने का काम या सैंपल देने का काम वो सप्लाई नहीं बन रहा है, देन इन दैट सिचुएशन
वहां आप कोई जीएसटी नहीं भर रहे हो तो वहां पर आपके आईटीसी ब्लॉक्ड होंगे। मैंने छोटा सा ये चार्ट क्या बनाया, अगर आपके गिफ्ट या सैंपलिंग का काम सप्लाई बन रहा है जिस पर आप जीएसटी दे रहे हो तो फिर आपको आईटीसी लेने का पूरा अधिकार होगा। पर अगर आपका वो काम सप्लाई नहीं बन रहा है, आप उस पर जीएसटी नहीं भर रहे हो, तो फिर आपको आईटीसी का भी राइट नहीं होगा, तब आपके आईटीसी जो होंगे वो ब्लॉक्ड समझे जाएंगे। बाकी सप्लाई के चैप्टर में मैंने आपको ये बात अच्छे तरीके से समझा रखी है, कब सप्लाई बनता है और कब सप्लाई नहीं बनता। मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। अगर कोई ट्रेडर है, उसने जो चीज खरीदी वही चीज गिफ्ट में दे दी, वही चीज सैंपलिंग कर दी, तो फिर उसकी सैंपलिंग सप्लाई बनेगी शेड्यूल 1 पैरा 1, और क्योंकि वो सप्लाई बनेगी उस पर जीएसटी होगा तो उसका आईटीसी एडमिसिबल रहेगा। पर अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, वो चीज बनाता है और उसको एज अ गिफ्ट या सैंपल देता है तो वो सप्लाई नहीं बनता इन जनरल, और क्योंकि वो सप्लाई नहीं बनता तो उससे रिलेटेड आईटीसी उसको नहीं मिलने चाहिए, वो ब्लॉक्ड रहेंगे। और ये एग्जाम में पक्का पॉइंट पूछा जा सकता है, तो इसके सफिशिएंट एग्जांपल नीचे दिए गए हैं, प्लीज आप ध्यान से देख लीजिएगा। चैप्टर ले जाते हैं समाप्ति की तरफ। ब्लॉक क्रेडिट में जो लास्ट पॉइंट आता है वो है आपका पेज नंबर 206 पर लास्ट पॉइंट। अगर कोई भी टैक्स है सेक्शन 74 में पे किया गया है या 129 में पे किया गया है या 130 में पे किया गया है, अगर टैक्स इन सेक्शंस में कहीं पे किया गया है तो फिर रेसिपिएंट को उसके क्रेडिट लेने का कोई राइट नहीं होगा। इन सेक्शन में पे किए गए टैक्स जीएसटी ब्लॉक्ड है। क्या कहना चाहते हैं वो कहते हैं जी, इससे हमारा बेसिक मतलब ये है, आप मान लीजिए इस पर्टिकुलर सप्लायर से कोई गुड्स परचेज करते हैं, जिस सप्लायर से आपने गुड्स परचेज किए उसने आपको गुड्स का प्रॉपर टैक्स इनवॉइस दिया। इस टैक्स इनवॉइस पर उसने आपसे गुड्स की प्रॉपर वैल्यू एंड प्रॉपर जीएसटी चार्ज किया। आपके पास गुड्स आ गए, आपने इसका आईटीसी लिया। वो कह रहे हैं जी ये बिल्कुल सब कुछ प्रॉपर चल रहा है या कोई इशू नहीं है। बट मान लीजिए सप्लायर ने आपको जो गुड्स दिए वो 1 लाख की वैल्यू के थे, उसने इसके ऊपर जीएसटी 5% चार्ज करके आपको 5,000 रुपए का जीएसटी लगा करके टैक्स इनवॉइस दिया। उस 5,000 का आपने आईटीसी ले लिया, लेकिन बाद में इस सप्लायर को जीएसटी ऑफिसर ने पकड़ा और सेक्शन 74 में केस बनाया, ये कहते हुए कि तुम जो माल बेचते हो उस पर जीएसटी 5% नहीं है, 12% है, तुम गलत क्लासिफिकेशन करते हो और तुम टैक्स इवेजन कर रहे हो। और उन्होंने इस आदमी के ऊपर फ्रॉडलेंट चार्ज लगाते हुए 7% जो इसने कम पे किया था वो रिकवर किया। अब ये जो सप्लायर है ये उस 7% के टैक्स को सेक्शन 74 में पे करने के बाद ये रेसिपिएंट को कहता है जी वो जो मैंने अब 7% उधर पे किया है उसका मैं तुम्हें डेबिट नोट इशू कर रहा हूं, क्योंकि मैंने तुमसे कम टैक्स इशू किया था, तुम उस 7% का मुझे पेमेंट करो, तुम आईटीसी ले लेना। और सुनिएगा, अब इस रेसिपिएंट को भी ये लगा अच्छा सप्लायर ने 5% चार्ज किया था जबकि 12 था, चलो 7% और मांग रहा है, दे देता हूं, मेरा क्या जा रहा है, मैं टैक्स पे करूंगा, आईटीसी ले लूंगा। तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, मैं इस रेसिपिएंट को समझाना चाहूंगा ऐसा बिल्कुल मत करना। सप्लायर ने अगर सेक्शन 74 में जीएसटी पे किया है तो उसका आईटीसी तुम नहीं ले सकते। सर मेरे पास डेबिट नोट है, होगा डेबिट नोट, लेकिन सेक्शन 17(5) ने इस आईटीसी को जो है वो ब्लॉक कर रखा है। और जब हम ब्लॉक अप्लाई करते हैं तो हम ये नहीं देखते आप कंडीशन पूरी कर रहे हो या नहीं कर रहे, ब्लॉक्ड है का मतलब ब्लॉक्ड है। और वैसे तो मैं आपको ये भी बताऊं, कायदे से आपके सप्लायर को ये जो डेबिट नोट इशू करना चाहिए, इस पर लिख करके देना चाहिए आईटीसी नॉट एडमिसिबल, बट फिर भी उसने नहीं लिखा तो भी आप ध्यान में रखेंगे आपको ये आईटीसी नहीं मिलेगा। तो अगर आपका कोई भी सप्लायर कभी आपसे बाद में डेबिट नोट इशू करके पेमेंट ले तो काइंडली उससे पूछ लीजिएगा कि ये डेबिट नोट क्यों इशू कर रहे हैं, आपने शॉर्ट टैक्स जो पे किया था पहले वो क्या सर्कमस्टांसिस में पे किया था, आपके ऊपर कहीं 74 का केस तो नहीं बना, क्योंकि मैं आपको नहीं दूंगा ये पैसा 74 के केस में, क्योंकि मुझे कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। क्लियर है जी बात। चलिए मैं दूसरी सिचुएशन एक और एग्जांपल से बताता हूं। मान लीजिए अब
इसी सप्लायर ने जब आपको माल बेचा था तो टैक्स इनवॉइस 1 लाख और जीएसटी 5% का लगा करके आपको माल भेजा था। अच्छा, अब ई वे बिल याद है आपको? तो आपको यह भी याद है कि जब कभी गुड्स का मूवमेंट होगा तो सप्लायर जो इसका मूवमेंट कोज कर रहा है और इन गुड्स की वैल्यू 50,000 से क्योंकि ज्यादा है तो रूल 138 के हिसाब से इस सप्लायर को साथ में ई वे बिल भी जनरेट करना है। ट्रांसपोर्टर जब गुड्स लेकर के जाएगा तो ट्रांसपोर्टर आपसे इनवॉइस की भी कॉपी लेगा और ई वे बिल भी साथ में लेकर के जाएगा। और यदि ट्रांसपोर्टर इनवॉइस या ई वे बिल इनमें से कुछ भी भूल जाता है, इनके बगैर अगर गुड्स को लेकर के जाता है और इन ट्रांजिट अगर ट्रक रोक करके इंटरसेप्ट करके चेक कर लिया जाता है तो फिर ऑफिसर आपके ट्रक को, उसमें जो मौजूद गुड्स है उनको डिटेन एंड सीज कर सकता है। सेक्शन 129 में लिखा हुआ है कोई भी गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन अंडर जीएसटी लॉ अंडर कवर ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इनवॉइस एज वेल एज ई वे बिल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ऑफिसर हैज अ पावर कि वो कन्वेंस एंड उसमें जो गुड्स है उनको डिटेन एंड सीज कर सकता है अंडर सेक्शन 129। अब ये जो कन्वेंस एंड गुड्स सीज कर लिए जाएंगे, आगे सेक्शन 129 रखता है कि अब अगर इनको छुड़ाना है तो सप्लायर अप्रोच करेगा ऑफिसर को और वो कहेगा जी मिस्टेक हो गई मुझसे, जो भी एप्लीकेबल टैक्स और पेनल्टीज बनते हैं वो मैं पे करके इन गुड्स को छुड़ाना चाहता हूं। सेक्शन 129 के प्रोविजंस है ये सारे। तो 129 में लिखा हुआ है इन ट्रांजिट वेरिफिकेशन पर डॉक्यूमेंटेशन अगर प्रॉपर नहीं है तो सीज हो जाएगा, फिर कॉरेस्पॉन्डिंग सप्लायर को एप्लीकेबल टैक्स एंड पेनल्टी वो पे करके इसको छुड़ाना पड़ेगा। मान लीजिए ये हो गया था सीज, सप्लायर ने इसे टैक्स और पेनल्टी पे करके छुड़ा लिया। छुड़ाने के बाद सप्लायर अब रेसिपिएंट से कह रहा है कि ये जो टैक्स है इसकी पेमेंट आप मुझे करो। रेसिपिएंट कहता है जी ठीक है, और प्लीज मैं दोहराऊंगा रेसिपिएंट को ये ध्यान में रखना है, रेसिपिएंट इस टैक्स को भले ही सप्लायर को पे कर दे बट रेसिपिएंट को इसका आईटीसी नहीं मिलेगा बिकॉज ये टैक्स 129 में पेड है और इसका आईटीसी ब्लॉक्ड है। ओके, तीसरा सेक्शन और जो यूज हुआ है 74 मैंने बता दिया, 129 बता दिया, तीसरा है 130। कई बार ऐसा होता है कि आप जो कंसाइनमेंट लेकर के जा रहे हो वो कंसाइनमेंट ऑफिसर को डायरेक्टली देखने से ही लगता है ये तो टैक्स इवेजन का केस है। उस केस में ऑफिसर सेक्शन 129 में उसे सीज करने की बजाय सेक्शन 130 में कन्फिस्केशन प्रोसीडिंग से हैंडल करता है। अगर ऑफिसर को वो कंसाइनमेंट डायरेक्ट टैक्स इवेजन का लगता है तो 129 के रूट पर जाने की बजाय वो उसे डायरेक्टली सेक्शन 130 में कन्फिस्केशन प्रोसीडिंग्स में ले लेता है। ये 129 और 130 का डिफरेंस एग्जैक्टली क्या है ये जब हम ई वे बिल का चैप्टर करेंगे आपके साथ उसमें और ज्यादा डिटेल में मैं आपको समझा दूंगा। पर अभी लाइन ले लीजिए, अगर डायरेक्ट इवेजन उसे नजर आता है तो 129 में लेने की बजाय वो 130 में डायरेक्टली कन्फिस्केट कर सकता है। अगर वो कन्फिस्केशन करता है तो कन्फिस्केशन करने के बाद आपको उन गुड्स को रिडीम कराने का एक ऑफर देता है, रिडम्पशन ऑफर। उस प्रोसेस में आप टैक्स एंड रिडम्पशन फाइन पे करके अपने गुड्स को रिडीम करा सकते हैं। मान लीजिए आपने सप्लायर ने टैक्स और रिडम्पशन फाइन पे करके गुड्स को छुड़ा लिया और उन गुड्स को छुड़ाने के बाद उसने रेसिपिएंट को दे दिया और रेसिपिएंट से बोला टैक्स मुझे दे दो। ध्यान रखेगा रेसिपिएंट ये वाला टैक्स अगेन 130 में पेड है, इसका वो आईटीसी नहीं ले सकता बिकॉज 130 में जो टैक्स पेड है उसका आईटीसी ब्लॉक्ड है। एम आई क्लियर? तो ये 74, 129 एंड 130 इसकी स्टोरी समझ आ गई। ये सारे बेटा वो केसेस हैं जहां बेसिकली गुड्स की सप्लाई आदमी ने जो करी थी वो टैक्स बचाने के एंगल से करी थी, वो चोरी करना चाह रहा था, पकड़ा गया, पकड़े जाने के बाद टैक्स भरेगा लेकिन रेसिपिएंट को चेन में क्रेडिट जो होगा वो नहीं मिलेगा। एक बात स्पेशल, लास्ट बात स्पेशल ध्यान में रखना, कई बार ऐसा होता है सप्लायर कम टैक्स भरते हैं लेकिन वो कम टैक्स फ्रॉड करते हुए नहीं भरते, वो बाय मिस्टेक गलत अंडरस्टैंडिंग की वजह से भर जाते हैं, बोनाफाइड बिलीफ में भर जाते हैं। जिनसे बोनाफाइड मिस्टेक हो जाती है उनको ऑफिसर 74 में नहीं पकड़ता, उनको ऑफिसर 73 में पकड़ता है। और समझिएगा अगर किसी को उन्होंने 73 में पकड़ा और 73 में उससे टैक्स भरवाया तो ये वाला सप्लायर 73 में अगर टैक्स भरेगा तो ये वाले टैक्स का क्रेडिट रेसिपिएंट को मिलेगा बिकॉज ब्लॉक में 74 लिखा है, 73 नहीं लिखा है। चलिए जी, इस डिस्कशन के साथ हमारा ब्लॉक्ड आईटीसी का कंसेप्ट पूरा होता है। होपफुली आपको सारे पॉइंट समझ आए होंगे। बाकी तो n नंबर ऑफ एग्जांपल्स है क्वेश्चन बैंक में, करते जाए, क्वेश्चंस के मजे लेते जाए, अपने कंसेप्ट की क्लैरिटी बढ़ाते जाइए।
थैंक यू एवरीबॉडी।